एपिसोड नंबर 11 टू 20। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना, प्रथा या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे ऑडियो नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सभी दोस्त कैंटीन में पहुंचकर एक खाली टेबल ढूंढते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं। सोनाली और आरव एक ओर बैठते हैं जबकि सूरज, विकास और सूरज की गर्लफ्रेंड दूसरी ओर। सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सूरज ने अचानक कहा, आरव, जरा मेरे साथ आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव थोड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कहकर वह सूरज के साथ चल पड़ा। वे दोनों कैंटीन के कोने में जाकर रुकते हैं जहां कोई सुन नहीं सकता था। सूरज ने बिना समय बर्बाद किए पूछा, आरव, सच सच बताओ, तुम और सोनाली का क्या चक्कर है? क्यों हमसे छुपा रहे हो? आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सूरज, कुछ भी छुपाने का मेरा इरादा नहीं था। सोनाली कुछ परेशान थी, उसे कुछ लड़के तंग कर रहे थे। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। इसलिए हम फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं। सूरज की आंखों में संदेह और गुस्सा था। उसने कहा, तो मतलब तुम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं है? आरव ने मजबूती से कहा, नहीं सूरज, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं। सूरज का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने एक और सवाल किया, वह लड़के कौन हैं जो सोनाली को तंग कर रहे थे? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, वे लड़के हमारे कॉलेज के ही हैं। उनमें से एक विक्रम है, जो यहाँ का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी है। वही उसे सबसे ज्यादा तंग करता है। सूरज ने विक्रम का नाम सुनते ही चिंता में कहा, विक्रम? अबे यार, तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। वो बहुत बड़ी फैमिली का लड़का है। तुम्हें पता है न, दिल्ली की जो 10 सबसे बड़ी फैमिली हैं, उनमें से एक का लड़का है वो। और सोनाली को वो बहुत समय से पसंद करता है, क्योंकि सोनाली भी उन्हीं 10 फैमिली में से एक की है। भाई, तू कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है, ये हम दोनों के लिए महंगा पड़ सकता है। आरव ने थोड़ा सा राहत की सांस ली और कहा, हाँ सूरज, मुझे पता है कि विक्रम और सोनाली की फैमिली कितनी पावरफुल है, लेकिन सोनाली हमारी दोस्त है और उसने मेरे से मदद मांगा यार, और वह मेरे सामने रोने लगी, मैं मना नहीं कर पाया। सूरज ने कहा, भाई, तूने सच में इस बार बड़ी मुसीबत अपने ऊपर लिया है। तेरी हर बार मदद करने पर तू ही हमेशा मुसीबत में फंसता है। पिछली बार भी तूने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था और पीटते पीटते बचा था, वह तो हम सही समय पर आकर तुझे बचा लिया था। आरव कहता है, मुझे पता है भाई, लेकिन मैं क्या करूं, तू जानता है ना कि मैं कैसा हूं, जिस वजह से मुझे मना नहीं कर पाया और उसने मुझे तुम लोगों से बताने के लिए मना किया था, क्योंकि उसे डर था अगर मैं तुम लोग को बता दिया तो तुम लोग मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनने नहीं दोगे। सूरज ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, पर आगे से कुछ भी मत छुपाना। हम दोस्त हैं और दोस्तों में कोई राज नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहो। आरव मन में सोचता है कि कितनी सारी बातें छुपा रखा है जो कि मैं बात नहीं सकता हूं, माफ करना दोस्तों। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में भाई, मैंने कभी भी कुछ छुपाने का इरादा नहीं किया। सूरज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो फिर, कैंटीन में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों साथ में कैंटीन की ओर बढ़ चले। तभी आरव ने पूछा, तुझे हम दोनों पर शक कब हुआ था और तुझे कैसे पता कि मैं नाटक कर रहा था? सूरज ने गंभीरता से कहा, भाई, मुझे पता था तू सोनाली के लिए सिर्फ एक दोस्त की भूमिका निभा रहा है। पर फिर भी मुझे सोनाली के साथ तेरी नाटकीय इश्क की बातें थोड़ी अजीब लगीं। मैंने बस ये जानने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। आरव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है भाई, मैं समझता हूँ। अब चलो, हमें अपने दोस्तों के सामने भी अपनी उपस्थिति साबित करनी होगी। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मुझे लगा था कि मैं अच्छे से सब कुछ छुपा रहा हूँ। सूरज ने हंसकर कहा, नहीं भाई, तेरे हाव भाव से ही सब पता चल जाता है। और वैसे भी हम इतने सालों से दोस्त हैं, मुझे तेरी हर हरकत पता है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, तू सही कह रहा है। पर यार, ये सारा ड्रामा सोनाली की मदद के लिए था। और अब जब विक्रम का नाम भी इसमें आ गया है तो हमें और सावधान रहना पड़ेगा। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें मिलकर सोनाली की मदद करनी होगी और विक्रम से भी निपटना होगा।
लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब साथ हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सूरज, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सूरज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब वापस चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों हंसी ठिठोली करते हुए वापस टेबल पर आ गए और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक जारी रखा। आरव और सोनाली ने अपने नकली रिश्ते को और भी अच्छे से निभाने की कोशिश की ताकि कोई और शक न कर सके। कुछ देर बाद सोनाली आरव की ओर देखते हैं और उसे आंखों के सारे से पूछता है कि सूरज ने तुमसे क्या पूछा है, क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? आरव भी इशारों में बताता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसे कोई भी शक नहीं हुआ है, बस हम कैजुअल बातें कर रहे थे। सोनाली उसकी इशारा राह समझ जाती है, जिस वजह से वह राहत की सांस लेती है, अब अपने खाने पर फिर से ध्यान देने लग जाती है। आरव मन में सोचता है, मैं इसे अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सही समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। आरव भी अपना खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक लड़की पर जाता है और वह बड़बड़ाता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है अकेली? सूरज की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम अनुष्का है, आरव की आवाज़ सुन लेती है और उसी दिशा में देखने लगती है जिधर आरव देख रहा होता है। अनुष्का देखी है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो अकेले बैठी हुई है, वह उसे ध्यान से देखती है और फिर आरव की ओर देखकर कहती है, तुम तृप्ति की बात कर रहे हो? आरव अनुष्का की बात सुनकर चौंक जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मैं इतनी जोर से बोल रहा था कि तुमने मेरी बात सुन ली? फिर आरव अनुष्का से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? आरव की बात सुनकर अनुष्का मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, तृप्ति मेरी दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आरव थोड़ी हैरानी से पूछता है, वाकई? मुझे तो पता ही नहीं था। अनुष्का हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, हम दोनों एक ही वॉलीबॉल टीम में हैं। वह बहुत प्यारी और मेहनती लड़की है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे थे? आरव थोड़ा झिझकते हुए कहता है, बस यूं ही। उसे यहाँ अकेले देखकर थोड़ी हैरानी हुई। आरव धीरे से कहता है, उसे अकेले ही रहना पसंद है क्या? अनुष्का ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, तृप्ति को कभी कभी अकेले बैठना अच्छा लगता है। वह अपने खुद के विचारों में खो जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर उनके दोस्त सूरज, विकास और बाकी लोग भी ध्यान देने लगते हैं। सूरज ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, तुम दोनों क्या गुप्त बातें कर रहे हो? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस तृप्ति के बारे में पूछ रहा था। विकास ने हंसते हुए कहा, लगता है आरव का ध्यान कहीं और जा रहा है। सूरज ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आरव, तुझे भी कुछ समझ में आता है क्या? तृप्ति से मिलना है तो अनुष्का से ही पूछ ले, वो दोनों अच्छी दोस्त हैं। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, सच में आरव, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुलाकात तृप्ति से करवा सकती हूँ। आरव थोड़ा हिचकते हुए बोला, अरे नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। सूरज ने एक बार फिर चुटकी ली, हाँ हाँ, हम समझ गए, बस यूं ही पूछ रहा था। सभी हंसने लगे और माहौल हल्का फुल्का हो गया। तभी आरव मन में सोचता है, तुम लोगों को नहीं पता कि यह लड़की किस तरह की है और उसके अंदर जो शक्ति है, उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अनुष्का से कहता है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? अनुष्का ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, हाँ जरूर, चलो अभी मिलवा देती हूँ। सूरज ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो आरव तो बड़ा सीरियस हो गया। विकास ने भी हंसते हुए जोड़ा, लगता है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुष्का और आरव दोनों उठकर तृप्ति की तरफ बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों ने भी ध्यान से उन्हें देखना शुरू कर दिया। जैसे ही वे तृप्ति के पास पहुंचे, अनुष्का ने कहा, तृप्ति, ये आरव है। आरव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाय तृप्ति। तृप्ति ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाय आरव। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए तृप्ति और आरव को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। अनुष्का, तृप्ति, ये आरव है, यह मेरा दोस्त है। और आरव, ये तृप्ति है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी वॉलीबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी। आरव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय तृप्ति, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तृप्ति ने हाथ मिलाते हुए कहा, हाय आरव, मुझे भी खुशी हुई। आरव, तो तुम वॉलीबॉल खेलती हो? बहुत अच्छा, मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स को एडमायर करता हूँ। तृप्ति, हाँ, मुझे वॉलीबॉल बहुत पसंद है, मैं कॉलेज की टीम में हूँ। और तुम्हें किस चीज़ में रुचि है? आरव, मैं खैर पढ़ाई में तो नहीं, बस दोस्तों के साथ मस्ती करना और थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना पसंद है। अनुष्का, आरव हमारे ग्रुप का सबसे मज़ेदार लड़का है, हमेशा कुछ न कुछ फनी कर ही देता है। आरव ने थोड़ा हंसते हुए कहा,
हाँ, मुझे दोस्तों के साथ टाइम बिताना और मस्ती करना अच्छा लगता है। तृप्ति: वाकई अच्छा है, मस्ती भी जरूरी है। वैसे म्यूजिक सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आरव: अरे वाह, ये तो बढ़िया है। कभी म्यूजिक पर बात करेंगे। सूरज और विकास भी पास आकर बातचीत में शामिल हो गए। सूरज: क्या चल रहा है भाई? लग रहा है अच्छी बातचीत हो रही है। विकास: हाँ, और हमें भी इनवाइट करो यार। तृप्ति ने हंसते हुए कहा। सूरज, विकास, तुम लोग भी आ जाओ। हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सूरज: ठीक है, अब तो हम भी पार्टी का हिस्सा हैं। चलो, अब सब मिलकर कुछ मस्ती करते हैं। विकास: हाँ, चलो कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। सबने मिलकर ऑर्डर किया और बातचीत का माहौल हल्का फुल्का और खुशमिजाज हो गया। फिर सोनाली को कुछ जरूरी काम याद आ जाता है तो वह सबसे एक्सक्यूज लेकर वहां से चली जाती है। आरव उसे जाते हुए देखता रहता है और मन में ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में और जानना है। आरव यही सब सो रहा था तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रें घुमाईं और देखा कि पूरे कॉलेज में जो एनर्जी फैली हुई थी उसमें कुछ हलचल हो रहा है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वह वहां से चला गया। आरव के दोस्तों को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपनी बातचीत में मशगूल हो गए, जिसमें मुख्य विषय था कि तृप्ति और आरव को कैसे नज़दीक लाया जाए। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि आरव तृप्ति को पसंद करता है। विकास ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें आरव और तृप्ति के बीच कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स क्रिएट करने चाहिए। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, और वैसे भी आरव को तृप्ति के साथ देखकर अच्छा लगता है। वो दोनों अच्छे लगते हैं साथ में। सूरज की गर्लफ्रेंड अनुष्का ने भी अपनी राय दी, शायद हमें किसी पार्टी या आउटिंग का प्लान करना चाहिए जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। इस बीच आरव वॉशरूम में जाने का बहाना करके अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि जो कुछ भी होने वाला है उसमें उसे पूरी सतर्कता से काम करना होगा। सोनाली भी वहीं बैठी थी और आरव के दोस्तों की बातें सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। असल में सोनाली खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। आरव और तृप्ति के बारे में सुनकर उसके मन में कुछ उथल पुथल मच गई थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह को वह समझ नहीं पा रही थी। वह कैंपस के गलियारों में बिना किसी दिशा के चलती रही, सोचती रही कि आखिर उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है। वह खुद से सवाल करती रही, लेकिन उसके पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। आरव वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। वह जानता था कि कॉलेज में कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसे सावधान रहना होगा। गलियारे में चलते हुए उसने अपने कदम तेज कर लिए, उसकी आंखों में सतर्कता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वह वॉशरूम के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाने की बजाय वह सीधे बाएं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा और वहां से खिड़की के पास जाकर बाहर का मंजर देखने लगा। उसे दूर दूर तक नजर रखते हुए वह समझने की कोशिश कर रहा था कि कॉलेज में चल रही हलचल का स्रोत क्या है। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी खास शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई और अचानक उसके सामने का दृश्य बदलने लगा। उसे ऊर्जा का स्रोत दिखाई देने लगा। उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। आरव को समझते देर नहीं लगी कि वही मुख्य केंद्र है। आरव ने तुरंत निर्णय लिया और एक्शन में आ गया। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपने कदमों को हवा की गति से ऊपर चढ़ने लगा। उसकी चाल में एक नई तेजी और दृढ़ता थी। वह जानता था कि समय कीमती है और उसे जल्दी ही उस ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना होगा। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसने छत की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अगले बिल्डिंग की ओर छलांग लगा दी। हवा में उसकी छलांग एक फिल्मी हीरो जैसी थी, आत्मविश्वास से भरी और निडर। दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचते ही आरव ने अपनी स्थिति को संभाला और तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां से ऊर्जा निकल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचा और दरवाजे को धकेलते हुए एक कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। आरव ने दृढ़ता से कमरे में कदम रखा और जोर से कहा, रुक जाओ।
आखिरकार आरव ने क्या देखा उसे कमरे में, और उसने किस रोकने के लिए कहा, फिर क्या हो रहा है उसे कमरे में, और तृप्ति वहां से अचानक क्यों चली गई। सवाल बहुत है पर जवाब अभी तक नहीं। आरव जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की हवा में लटकी हुई है और उसकी ऊर्जा किसी तरह से बाहर निकलकर सामने खड़े लड़के में जा रही है। आरव ने इस दृश्य को देखा तो वह हैरान जरूर था, लेकिन उसने अपनी शांति बनाए रखी। आरव ने सीधे लड़के से कहा, क्या हो गया तुम्हारा काम? अगर हो गया तो अब इस ड्रामा को खत्म करो। लड़का आरव की तरफ देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में सवाल थे, ये कौन है और इसे मेरे बारे में कैसे पता चला? लड़के ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? आरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं आरव हूँ और मुझे सब पता है। अब अपनी चालबाजी बंद करो और उस लड़की को छोड़ दो। लड़का और भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस करने लगा, पर उसने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये मामला तुमसे जुड़ा नहीं है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीरता से कहा, अब ये मामला मुझसे जुड़ गया है। या तो तुम इसे छोड़ दो, या फिर मुझे तुम्हें रोकने के और तरीके अपनाने पड़ेंगे। लड़का हिचकिचाते हुए सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा नाजुक थी। आरव की दृढ़ता ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया था। वह लड़का सोचता है, नहीं, मुझे इसका कुछ करना होगा। यह एक आम लड़का दिखता है, पर मुझे इसे निपटना होगा। अगर मैं आरव को निपटा दूं तो मेरा सारा राज सुरक्षित रहेगा। वह लड़का अचानक आरव पर हमला करने का फैसला करता है। वह अपनी पावर का उपयोग कर आरव पर हमला करता है, लेकिन उसकी यही एक गलती साबित होती है। उसे यह नहीं पता था कि आरव के पास भी असाधारण शक्तियां हैं। जैसे ही वह अपनी एनर्जी से बना हुआ बॉल आरव की तरफ फेंकता है, आरव बिना हिचकिचाए अपना हाथ आगे कर देता है और उस बॉल को वहीं पर तबाह कर देता है। ये देखकर वह लड़का घबरा जाता है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। आरव की शांति और शक्ति ने उसे और भी कमजोर महसूस कराया। लड़के ने देखा कि उसका हमला विफल हो गया और आरव बिना किसी परेशानी के उसकी एनर्जी बॉल को नष्ट कर चुका है। उसने सोचा, आरव एक सुपर ह्यूमन है। आज का दिन वाकई खराब है कि मैं एक सुपर ह्यूमन से टकरा गया हूं। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। लड़के ने जोर से कहा, तो तुम एक सुपर ह्यूमन हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। आरव ने उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने रुख को और भी दृढ़ बना लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं और एक भीषण लड़ाई की शुरुआत हो गई। जैसे ही दोनों लड़ने वाले होते हैं, आरव तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके एक सुरक्षा शील्ड कमरे के चारों ओर बना देता है। ये शील्ड उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देती है ताकि उनकी लड़ाई का असर बाहर न पहुंचे और आसपास के लोगों को कोई नुकसान न हो। आरव ने देखा कि वहां एक लड़की भी हवा में लटकी हुई है, इसलिए उसने तुरंत उस पर भी एक छोटी सुरक्षा शील्ड बना दी ताकि उसे कुछ न हो। लड़का चौंक कर कहता है, यह क्या है? तुमने ये क्या किया? आरव गंभीरता से जवाब देता है, ये सुरक्षा शील्ड है ताकि हमारी लड़ाई से किसी और को नुकसान न पहुंचे। हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, दूसरों को इसमें नहीं घसीटेंगे। लड़के ने एक बार फिर आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने लड़के के हर हमले को कुशलता से चकमा दिया और उसके वारों को अपने हाथ से रोक दिया। दोनों के बीच तेज और ताकतवर हमलों का आदान प्रदान होने लगा, लेकिन शील्ड के अंदर की लड़ाई बाहर के किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। लड़के ने एक बार फिर आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने लड़के के हर हमले को कुशलता से चकमा दिया और उसके वारों को अपने हाथ से रोक दिया। दोनों के बीच तेज और ताकतवर हमलों का आदान प्रदान होने लगा, लेकिन शील्ड के अंदर की लड़ाई बाहर के किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। लड़के ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कहा, मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा। आरव शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है तो ठीक है, दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो। लड़का गुस्से और संकल्प से भरकर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है। वह एक बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है जो चमकता हुआ और धमकता हुआ आरव की ओर बढ़ता है। आरव इसे आते देखता है और अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। लड़के ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कहा, अब तुम इसका सामना करो। आरव ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश की। एनर्जी बॉल और आरव के हाथों के बीच की टकराहट से शील्ड के अंदर बिजली की चिंगारियां फैलने लगीं। आरव ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और धीरे धीरे एनर्जी बॉल को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह अपनी शक्ति का पूरा उपयोग कर एनर्जी बॉल को नष्ट कर देता है। लड़के की आंखों में अविश्वास झलकता है।
उसने सोचा था कि उसकी सारी ताकत का वार आरव को हरा देगा, लेकिन आरव ने उसे आसानी से नष्ट कर दिया। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखो। आरव तेजी से लड़के की ओर बढ़ता है और अपने हाथ से एक ऊर्जा वेब बनाकर उसके सीने पर जोरदार हमला करता है। ऊर्जा वेब ने लड़के के शरीर को जकड़ लिया और उसे दूर दीवार की ओर फेंक दिया। लड़का दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। लड़का उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। आरव ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है सही रास्ता चुनने का। लड़का बेहोश हो गया और आरव ने राहत की सांस ली। उसने शील्ड को हटा दिया और देखा कि बाहर सब कुछ सुरक्षित है। हवा में लटकी हुई लड़की को भी आरव ने सुरक्षित नीचे उतार लिया। अब सब कुछ शांत था और आरव ने लड़के को उठाकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने का निर्णय लिया। आरव ने देखा कि लड़की बेहोश है और लड़का भी अब बेहोश हो गया है। उसने सोचा, ये लड़की तो अभी कुछ समय तक नहीं उठेगी। मैं इस लड़के के होश में आने का इंतजार करता हूं और उससे पूछता हूं कि वह इस लड़की के साथ क्या कर रहा था और इसे हवा में क्यों लटकाया हुआ था। आरव ने इंतजार किया और कुछ समय बाद लड़का होश में आने लगा। लड़का आंखें खोलते ही आरव को अपने सामने खड़ा देखता है। लड़का घबराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे जान से नहीं मारा? तुम मुझे जिंदा क्यों रखते हो? आरव ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा रखना या मारना है। लड़का घबरा गया, पर फिर कहा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। आरव कहता है, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? लड़के ने कहा, मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी एनर्जी खींच रहा था ताकि मैं और ताकतवर हो सकूं। मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए उसकी एनर्जी भी खींच रहा था। आरव थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, तो तुम इसकी एनर्जी खींच रहे थे, क्या वह मर नहीं सकती थी इससे? लड़का उत्तर दिया, नहीं नहीं, वो मरती नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश होती है। मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मैं किसी की जान लूं। मैं समझ गया, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। क्या नहीं, चलो वह ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस लड़के के शरीर में कब तक रहोगे? क्या तुम उसके शरीर से बाहर नहीं आओगे? जब ये लड़का ये सुनता है, वह काफ़ी हैरान हो जाता है और आरव से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? आरव भी उससे कहते हैं, मेरा क्या मतलब है? तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुमने उसके शरीर में प्रवेश किया है। अब इसे बाहर निकालो और अपने असली रूप में आओ। जैसे ही आरव ये कहता है, वह लड़का काफ़ी डर जाता है और बार बार झूठ बहाने बनाता है। लेकिन आरव को गुस्सा आता है और कहता है, तुम आते हो या फिर मैं तुम्हें सच्ची में मार दूं। जैसे ही वह इसे कहता है, आरव के हाथों में एनर्जी से बना हुआ खंजर आ जाता है, जिसे वह देखता है और जल्दी से कहता है, ठीक है, मैं इसके शरीर से बाहर आ रहा हूँ। उसके शरीर से बाहर आते ही एक बहुत ही खूबसूरत और भयानक जीव दिखता है, जो देखने में खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से एकदम खतरनाक आभा आ रही है। आरव ने हैरानी से देखा जब उस लड़के के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। धीरे धीरे वह ऊर्जा एक चक्र के रूप में व्यक्त होने लगी, जिसका रंग काला था लेकिन चमकीला। चक्र से बाहर निकलते ही वह धीरे धीरे एक अनोखे जीव का रूप धारण करने लगा। उस जीव का शरीर पूरी तरह से काला था, लेकिन उसकी त्वचा चमकीली थी, जिसमें कमल के समान एक आभा थी। उसके बाल बहुत बड़े थे और वे हवा में लहरा रहे थे, जैसे कि उसका शरीर में एक अनोखी ऊर्जा की गति हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके भयानक रूप को और भी डरावना बनाती थी। उसके सर के बीच में एक क्रिस्टल का आकार था, जो कि प्राकृतिक ताकत का प्रतीक था। उसके आंखें पर्पल रंग की थीं, जो उसके आलीशान रूप को और भी आकर्षक बनाती थीं। आरव ने उस जीव से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस लड़के के शरीर में कैसे आए और वह लड़की जो यहाँ बेहोश पड़ी है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरकान ने उत्तर दिया, मेरा नाम अरकान है। मैं उस दिल्ली के पास के जंगल में रहता था, लेकिन वहाँ एक शक्तिशाली जीवंत जानवर ने आक्रमण किया था, जिससे हमारे लिए खतरा बढ़ गया। हमने शहर में शरण ली और अपनी पहचान छुपाई। मैंने इस लड़के के शरीर में कुछ दिन पहले ही प्रवेश किया था जब मैं अकेला था। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और मुझे उसकी एनर्जी की आवश्यकता थी, तो मैंने उसकी एनर्जी को अपनी संतुष्टि के लिए चुरा लिया। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग इंसानों की एनर्जी का उपभोग क्यों करते हो? अरकान ने विवरण से बताया, हम एनर्जी पर जीवित रहते हैं, और मैंने अपनी चोट की वजह से अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए इंसानों की भी एनर्जी का उपयोग करना शुरू किया है। आरव ने सोचा,
तुम लोग जंगल में क्यों नहीं रह सकते और वह कौन जीवंत प्राणी है जिससे तुम्हें डर लगा? अरकान ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह जीवंत प्राणी बहुत शक्तिशाली है और जंगल के जीवन के लिए एक महान खतरा है। उसके आने से हमारे लिए जंगल असुरक्षित हो गया था और हमने शहर में आकर शरण ली। आरव ने ध्यान दिया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह शहर तुम्हारे लिए सुरक्षित है? अरकान ने थोड़ी देर सोचा और कहा। अरकान ने आरव को बताया, यहाँ शहर में हम अपनी पहचान छुपा सकते हैं और शक्तिशाली जीवंत प्राणियों से बच सकते हैं। जंगल में हमारी सुरक्षा प्राथमिकता नहीं रहती थी क्योंकि वहाँ उस जीवंत प्राणी के आने से हमें खतरा होता था। आरव ने समझा कि यह जीवंत प्राणी जंगल में अधिक शक्तिशाली है और अन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, जिसके कारण अरकान और उसके साथी शहर में शरण ले आए हैं। आरव मन में सोचता है कि यह जीव सच में बहुत अजीब है। इसे डर नहीं है कि शहर में कई सारे सुपर ह्यूमंस घूम रहे हैं जो छुपा के रहते हैं। सुपर ह्यूमंस को उनके बारे में पता चला तो इनको मार भी सकते हैं। आखिरकार जंगल में ऐसा कौन सा जानवर आया है जिसे ये तक डर के भाग हैं? मुझे एक बार समय निकाल कर जंगल में जाना पड़ेगा ताकि मैं उस जानवर के बारे में पता कर सकूं, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाऊंगा। आरव को बहुत शक हुआ और उसने जानने के लिए पूछा कि शहर इतना सुरक्षित क्यों है, खासकर जब यहाँ पर कई सुपर ह्यूमन भी रहते हैं। जब अरकान ने ये बताया तो आरव बहुत हैरान और उत्सुक हो गया। अरकान ने बताया कि कल शहर से बहुत तेज एनर्जी निकली थी जो कई किलोमीटर तक फैल गई थी। इसे सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस हुआ जिनके पास पावर था, आम लोगों को एनर्जी महसूस नहीं हुआ। आरव, क्या तुम्हें भी एनर्जी महसूस नहीं हुआ था क्या? आरव इस बात को सुनकर एक गहरी सोच में चला जाता है। वह सोचने लगता है कि ऊर्जा उसकी वजह से तो नहीं निकला है न, लेकिन अपने इस खेल को तुरंत ही हटा देता है क्योंकि जब उसके साथ रक्ष जुड़ा था तो एक अलग ही डायमेंशन में चला गया था और साथ में समय भी कुछ समय के लिए रुक गया था। तो यह मुमकिन ही नहीं हो सकता कि यह एनर्जी उसके अंदर से निकला हो। फिर उसे सच में पड़ जाता है कि एनर्जी कहाँ से निकला है। आरव ने अरकान से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह एनर्जी कहाँ से निकला है? अरकान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह एनर्जी कहाँ से निकली थी, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी है कि यहाँ शहर काफ़ी सुरक्षित है, इसलिए मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। आरव ने मन में सोचा कि उसे भी इस एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता है, लगता है मुझे ही पता करना होगा। वह दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास की गली में 10 से 15 अनजान लोग वहाँ पर खड़े हैं। वह लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आएंगे तो बॉस हमारा प्लान क्या है और हम यहाँ आए क्यों हैं? बॉस, अभी मैं फ़ोन करके पता करता हूँ कि हमारा मिशन क्या है। फ़ोन करने के बाद एक आवाज़ आती है, भारी भरकम, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच गए हो। तुम्हारा मिशन है कि वहाँ कल बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकली थी। उसका स्रोत और उसकी जड़ के बारे में पता करो और तुरंत मेरे पास लेकर आओ। फ़ोन को रख दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास की गली में होती है, जहां बॉस और उसकी टीम अपने मिशन को पूरा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। बॉस, हमें यहां अनदेखा रहना होगा। हम इस ऊर्जा स्रोत को जल्दी से जल्द खोजने के लिए डिस्गस्ट करेंगे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमें दिनचर्या के आधार पर एक विशेष रूप से कार्रवाई करनी होगी। वहां के छात्रों और अधिकारियों को हमें नहीं पहचानना चाहिए, इसलिए हमें अपनी पहचान को गुप्त रखना होगा और वहां के जनता के साथ ऐसे व्यवहार करना होगा जो हमें उनके बीच संभावित बनाए रखेगा। साथ ही एक, बॉस, क्या हमें कुछ अनुसरण के विवरण भी चाहिए? बॉस, हाँ, हमें वहां की लोकेशन और उनकी व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। उनकी सुरक्षा और रक्षा के व्यवस्थाओं को हमें जांचना होगा ताकि हम नकारात्मक घटनाओं से बच सकें। साथ ही दो, बॉस, क्या हमें किसी छोटे से ग्रुप में बांटना चाहिए? बॉस, हाँ, हमें एक छोटे से ग्रुप में विभाजित होकर उनके अंदर के गतिविधियों को स्थानीय तौर पर अध्ययन करना होगा। इससे हमें उनके प्रवृत्तियों का भी एक अच्छा विवरण मिलेगा। बॉस, ध्यान रखना, धीरे धीरे और सावधानी से कार्रवाई करें। हमें यहाँ की स्थिति को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए इसका पूरा परिणामी होना चाहिए। इस रूपरेखा में बॉस और उसके साथियों ने अपनी विस्तृत योजना का निर्माण किया और ध्यान से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की तैयारी में जुटे रहे। यहाँ पर आरव की एक परेशानी खत्म हुआ नहीं है और दूसरी परेशानी आ गया है। क्या आरव अपनी नॉर्मल लाइफ की पाएगा या फिर उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती रहेगी जो उसे उसके पिछले लाइफ की ओर लेकर चलना जाएगा? कॉलेज में गुंडों का एक समूह आने की योजना बना रहा था और इसी बीच आरव अरकान के साथ बातें कर रहा था। वे दोनों बैठे हुए थे और देर तक चर्चा कर रहे थे। अरकान ने अंततः थकान भरे स्वर में पूछा, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ?
आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, अभी मुझे तुमसे और भी कुछ सवाल पूछने हैं। अरकान ने आरव की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो उसके अनिश्चित और असहाय स्थिति को दर्शाती थी। पूछो आरव, अरकान ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें और क्या जानना है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम बाहर जाकर फिर से दूसरों की एनर्जी सोखोगे, है ना? अरकान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे जीवित रहने के लिए यही करना होगा। यह मेरी प्रकृति है, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आरव ने उसकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचा। तुम्हें समझना होगा अरकान, आरव ने कहा, तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे और हम सभी के लिए खतरा है। हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे तुम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सको। अरकान ने हताशा भरी नज़रों से आरव को देखा। और वह तरीका क्या हो सकता है आरव? क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? आरव ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरकान ने गहरी सांस ली और आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वादा करता हूं आरव, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, अब सुनो मेरी योजना। आरव ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, मेरे पास एक रास्ता है। मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। क्या सोचते हो इस बारे में तुम? अरकान ने आरव की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखा। तुम अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करोगे? उसने धीरे से पूछा, जैसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होगा। हमें इसे बहुत सावधानी से करना होगा। अरकान ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ति भी कम हो सकती है। तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरकान ने गहरी सांस ली और आरव की दृढ़ता को महसूस किया। तुम सच में ये करने के लिए तैयार हो? आरव ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। हमें साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अरकान ने आरव के इस निर्णय पर एक पल के लिए सोचा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चलो, अब हमें मिलकर इस योजना को अमल में लाना होगा। ये दोनों बातें करने के बाद फिर एनर्जी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में लग जाते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी उंगली के चारों ओर एकाग्रचित होकर अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चारों ओर एक नीली आभा फैलने लगी। यह आभा धीरे धीरे आरव की उंगली की ओर केंद्रित होती गई। उसकी उंगली पर एक चमकदार नीला बिंदु बनने लगा। अरकान ने यह दृश्य देखकर एक अजीब सी उत्तेजना और भय दोनों का अनुभव किया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। आरव ने अपनी उंगली को अरकान के माथे के करीब लाते हुए कहा, तुम्हें एकाग्रचित रहना होगा। ये प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी तरीके से पूरी होनी चाहिए। अरकान ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने धीरे धीरे अपनी उंगली को अरकान के माथे पर स्पर्श किया। जैसे ही उंगली का स्पर्श हुआ, एक तीव्र ऊर्जा की लहर दोनों के बीच प्रवाहित होने लगी। नीली आभा आरव की उंगली से निकलकर अरकान के माथे में समाने लगी। आरव ने ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। एनर्जी की लहरें अरकान के शरीर में प्रवाहित होते ही उसकी त्वचा पर एक चमक उभरने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर में एक नई ताकत का संचार होने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट भी उनके बीच बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके मन में उभरा, जिसमें लिखा था, मैं अरकान वादा करता हूं कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा। आरव द्वारा दी गई एनर्जी का उपयोग केवल अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करूंगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, अरकान ने महसूस किया कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये शक्ति मुझे न केवल जीवित रहने में मदद करेगी, बल्कि मैं इसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। जैसे ही आरव ने अपनी उंगली को अरकान के माथे से हटाया, एक तीव्र चमक ने पूरे कमरे को भर दिया। एनर्जी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया खत्म होते ही अरकान ने खुद को पूरी तरह बदलते हुए पाया।
उसकी ऊंचाई इंसानों से दुगनी हो गई थी और उसका चेहरा शेर जैसा दिखने लगा था। उसकी 3 लंबी मूंछें, जो अब अलग अलग रंगों में चमक रही थीं, उसकी नई ताकत को दर्शा रही थीं। उसकी आंखें पर्पल रंग की हो गई थीं और उसके माथे पर जो क्रिस्टल था, उसमें एक स्टाइलिश एम का सिंबल उभर आया था। ये एम सिंबल अत्यंत स्टाइलिश और जटिल डिज़ाइन में था, जिसके चारों ओर चक्र जैसी फॉर्मेशन बनी हुई थी, जो उसकी शक्ति और अनोखापन को और भी उभार रही थी। आरव ने आर्कान में आए इस बदलाव को देखते हुए एक संतोष भरी सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ में कुछ अलग महसूस किया। उसने अपने सीधे हाथ की मिडिल फिंगर को ध्यान से देखा, जहां एक अदृश्य रिंग उभर आई थी। रिंग पर अजीब से पैटर्न और मंत्र लिखे हुए थे, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। ये पैटर्न और मंत्र किसी प्राचीन और रहस्यमय भाषा में थे, जो इस अदृश्य रिंग को और भी विशेष बना रहे थे। आरव ने इस अदृश्य रिंग को महसूस करते हुए समझा कि इस एनर्जी ट्रांसफर ने उसे भी एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये रिंग एक प्रतीक थी, जो उसे याद दिलाती रहेगी कि उसने आर्कान की मदद करने का वादा किया है और उसे इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। आर्कान ने अपने नए रूप को देखा और आरव की ओर देखते हुए कहा, आरव, मेरी ताकत अब पहले से कहीं ज़्यादा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब हो गया। तभी आर्कान ने एक गहरी आवाज में कहा, आरव, अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हें अब एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप ही तुम्हारे शरीर से उतनी एनर्जी ले सकता हूं जितनी मुझे चाहिए। आरव ने आश्चर्य से आर्कान की ओर देखा। ये कैसे संभव है? आर्कान ने अपने माथे पर लगे स्टाइलिश एम के सिंबल को छूते हुए कहा, ये सिंबल हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट का प्रतीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरी और तुम्हारी ऊर्जा अब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं जब भी आवश्यकता होगी, तुम्हारी एनर्जी को अपने शरीर में खींच सकता हूँ। आरव ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, तो इसका मतलब है कि तुम बिना मेरे पास आए भी एनर्जी ले सकते हो? आर्कान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं केवल उतनी ही एनर्जी लूंगा जितनी मुझे जीवित रहने और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए ज़रूरत होगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरव ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, अगर यह हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आर्कान गंभीरता से कहता है, तुम मेरे साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो, जिससे तुम्हारी एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगा। आरव कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगा। आरव और आर्कान कुछ और देर तक बातें करते रहते हैं। तभी आरव की नज़र उसके घड़ी पर गई। आरव कहता है, वह बहुत लेट हो गया है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये दोनों जागने वाले हैं और मेरे भी क्लास का टाइम हो गया था। तुम यहाँ से जाओ। आर्कान ने आरव की ओर देखा और कहा, बाय। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से तुम जब चाहे मुझे बुला सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊँगा। इसके बाद आर्कान का शरीर धीरे धीरे एक हल्की चमक में बदलने लगा। उसकी त्वचा से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं, जो चारों ओर फैल गईं। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी आकृति अब एक चमकती हुई ऊर्जा की गेंद बन गई थी। एक झटके में वह ऊर्जा के रूप में तेजी से हवा में उड़ गया और वहां से गायब हो गया। आरव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। फिर आरव अपने मन में सोचने लगा, मैंने आर्कान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मैं तो बस उसे एनर्जी दे रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। चलो बढ़िया है। उसे लगता है कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को दे सकता हूँ, फिर भी खत्म नहीं होगा। यही सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। फिर उसने उन दोनों लड़के लड़की को देखा जो अभी भी जमीन पर बेहोश थे। उन्हें देखकर आरव ने कहा, बहुत लेट हो गया, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद लड़के और लड़की को होश आया। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और लड़की पूछती है, हमें क्या हुआ था? हम बेहोश क्यों हो गए थे? मुझे जहाँ तक याद है कि जैसे मैंने तुम्हें किस किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। लड़का भी हैरान था। उसने कहा, मुझे भी वही याद है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, हर एक सवाल के जवाब की तलाश में, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उस क्षण में वे दोनों एक गहरे रहस्य में उलझे हुए महसूस कर रहे थे, जिसे समझना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इधर आरव कॉलेज के हॉल में आगे बढ़ता ही जा रहा था और पूरे दिन में जो भी हुआ था उसी के बारे में सोच रहा था। क्यों वह आर्कान से मिला? उसे कैसे पता चला कि इस कॉलेज में कल बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली थी? वह ऊर्जा कहाँ से निकली, उसे भी नहीं पता था।
आरव इस सोच में डूबा था कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि जब वह रक्ष के साथ जुड़ रहा था तब उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव हुए थे। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये सब हो रहा था मैं एक अलग ही डायमेंशन में था, तो यहाँ ये सब होना मुश्किल है। लेकिन उसके मन में एक और ख्याल आया, ये हो भी सकता है, क्योंकि इस शरीर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। शायद जब मैं रक्ष से जुड़ रहा था तो ये शरीर कुछ रिएक्ट कर रहा होगा। यही सोचते सोचते वह अपने दोस्तों के पास कैंटीन में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोस्त पहले से ही बैठे हुए थे, अपनी बातचीत में गुम थे। आरव ने एक गहरी सांस ली और उनकी ओर बढ़ा, मन में उठते सवालों के साथ। आरव अपने दोस्तों के पास गया और पूछा, तुम लोग अभी तक यहीं पर बैठे हो? और सोनाली कहाँ गई है? सूरज ने जवाब दिया, हाँ, हम यहीं पर हैं। सोनाली थोड़ी देर पहले किसी काम से गई है, शायद लाइब्रेरी में। विकास ने कहा, तुम फिर सोनाली की नकली बॉयफ्रेंड बनने में मदद कर रहे हो। तुम्हें पता है न, पिछली बार हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे, और इस बार तो विक्रम है जो ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। क्या तुम्हें ये समझते हो? विकास, अरे आरव, हम तो बस यही कह रहे थे कि तू अब उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक मत करना, समझे तू? अनुष्का, हाँ आरव, वो सब ठीक नहीं है। सोनाली ने तुझसे मदद मांगी है, हमें उसकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। सूरज, यार, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे, पर तू उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। हम तुझसे यही उम्मीद कर रहे हैं। आरव ने उत्साहित रूप से जवाब दिया, हाँ, मैं सोनाली की मदद कर रहा हूँ। पिछली बार की सबक सीखी है, और इस बार हम सब मिलकर इस मुसीबत को हल करेंगे। विकास, सूरज और अनुष्का अपने सर पीटते हैं और सब एक साथ बैठे हैं। आरव के लिए ये सब एक तरह का संदेश होते हैं कि अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। विकास, चलो यार, क्लास का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। सूरज, हाँ बिल्कुल। अनुष्का, आरव की तरफ देखते हुए, चलो तुम भी आओ आरव। आरव ने समझ गया कि वे लोग अब नाराज हैं और उन्हें मनाने का काम शुरू कर दिया। आरव उनके साथ चलने लगा और उनके साथ बातें करते हुए बोला, आज का दिन कितना अच्छा है ना। उसके बाद वह बस आरव को घूर के देखते रह गया, फिर चुपचाप आगे बढ़ते हुए। आरव मन में सोचता, अरे यार, कुछ तो ढंग से कर ले। इस पर उसने फिर से कहा, अरे दोस्तों, क्या तुम्हें पुराने दिन याद हैं? कैसे हम सब साथ में रहते थे और हमें एक दूसरे की मदद करते थे? क्या आज भी वैसा कर सकते हो? क्या तुम लोग मुझसे इतना नाराज हो? विकास और सूरज ध्यान से सुन रहे थे और उनका नाराज होने का एहसास किया। अनुष्का भी आरव को देखती रही, और फिर वे सभी इस बारीक बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार थे। विकास, सूरज और अनुष्का ने साथ में कहा, नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है कि तुम कहीं फिर से कोई मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए हम तुम्हें समझ रहे थे। आरव ने उनकी समझाने की ओर सिर झुकाए और धन्यवाद कहा, शुक्रिया तुम्हारी फिक्र के लिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे फिर से किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ने दूं। हम सब मिलकर सोनाली की मदद करेंगे। इसके बाद वे सभी मुस्कान से एक दूसरे को देखते हुए समझ में आ गए और फिर सब मिलकर एक साथ क्लास की ओर बढ़ चले। आरव कुछ देर के बाद अपनी क्लास के पास पहुंचता है, जहां से विकास अपनी क्लास की ओर बढ़ चला जाता है। अनुष्का भी अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन फिर एक बार वह रुक जाती है। वह पीछे मुड़कर सूरज को एक प्यारी सी किस दे देती है। सूरज भी उसके साथ इसका जवाब देता है और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आरव, जो उनको दूर से देख रहा था, इस दृश्य को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी शर्त उठती है। वह दोनों को गौर से देखता है और उसके चेहरे पर एक गंभीरता सा एक्सप्रेशन होता है। उसकी आवाज आती है, अनुष्का मैम आ गई। ये सुनते ही अनुष्का और सूरज डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, चेहरे पर चौंकीला एक्सप्रेशन। ये दृश्य उनके बीच तेजी से बदलता है और वे दोनों अपनी स्थिति को संभालने के लिए उधर उधर भागते हैं। जब अनुष्का और सूरज को पता चलेगा यह आवाज़ आरव का है, तब क्या होगा? आरव के साथ क्या उसे माफ़ी मिलेगी या फिर पिटाई? इसमें एक बात क्लियर कर दो कि अनुष्का मैम और सूरज की गर्लफ्रेंड जिसका नाम अनुष्का है, ये दोनों अलग ही है। मैं बाद में कुछ ऐसा करूंगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आरव ने उन्हें एक आवाज़ से डराया था, जिससे वे दोनों डरकर इधर उधर भागने लगे थे। लेकिन जब ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। वास्तव में वह आवाज़ आरव की थी, जो दोनों को बहुत ही गुस्से में ला दिया। आरव खुशी से हंसते हुए दोनों को देख रहा होता है, उनके रास्ते में खड़ा होकर।
वह उनके गुस्से को देखकर और भी ज्यादा हंसता है, जैसे कि उनके खिलाफ होने वाली घटना का विचार भी नहीं करते हैं। सूरज गुस्से में, आरव यह क्या मजाक था, तूने हमें डराया क्यों? अनुष्का भी गुस्से में, हाँ आरव ये कैसा प्रैंक था, हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। आरव हंसते हुए, अरे बाबा तुम लोगों की फेस देखने वाली थी, तुम दोनों की तो बजी हुई थी, हो। उसकी बढ़ती हुई हंसी को देखकर सूरज और अनुष्का भी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। सूरज अब मुस्कराते हुए, अच्छा ठीक है, अगली बार हमें ऐसे प्रैंक नहीं करना। अनुष्का भी हंसते हुए, हाँ आरव अगली बार ध्यान रखना। आरव मुस्कराते हुए, ठीक है बाबा, अब से मैं इसकी प्रैंक छोड़ दूंगा। तीनों फिर से हंसते हैं और उनकी बंद में दोस्ती और मस्ती वाली मूड वापस आ जाती है। आरव और सूरज अनुष्का के साथ कुछ देर बातें करते रहे। अनुष्का को लेट हो रहा था, इसलिए वह अपनी क्लास की ओर चली गई। आरव और सूरज उसे जाते हुए देख रहे थे। आरव ने सूरज से कहा, भाई तुझे अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड तुझे कहीं नहीं मिलेगी, इसे कभी मत खोना। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाई, ऐसी गर्लफ्रेंड मिलना सच में बहुत मुश्किल है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आरव हंसते हुए बोला, वैसे तुम दोनों को डराने में काफ़ी मज़ा आया, तुम दोनों की शक्ल देखने लायक थी। सूरज ने गुस्से भरी नज़रों से आरव को देखा और कहा, तू अभी भी मजाक उड़ाएगा मेरा? आरव ने सूरज की गुस्से भरी नज़रों को देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, वैसे अभी भी तू अनुष्का मैम से डरता है क्या? सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ साले, आज भी वह दिन याद है जब मैंने अनुष्का मैम से डांट सुनी थी और उनके हाथों से पिटने वाला था, और मुझे कॉलेज से भी निकालने का डर था। आरव ने हंसते हुए कहा, गलती तो तेरी ही थी भाई। तुझे किसने कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए उस लड़के को भेज दे जिसे तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था? ये सब नाम की वजह से कंफ्यूजन हुआ था, है ना? सूरज ने हंसते हुए कहा, आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैंने उस लड़के से कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड अनुष्का को बुला लो, तो उसने सीधा अनुष्का मैम को बुला दिया, और वो इतने गुस्से में आई थी कि उस दिन मेरी खैर नहीं थी। ये सब सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हंसने लगा। सूरज को ये देखकर और गुस्सा आया और उसने आरव के पेट में जोर से मुक्का मारा। आरव ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, भाई तूने जोर से मार दिया। सूरज ने कहा, और मजाक उड़ाएगा मुझे? वह दिन याद दिला रहा है, चल क्लास के अंदर। आरव ने हंसते हुए कहा, किसी और दिन आराम से बैठकर इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सूरज ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। आरव और सूरज दोनों हंसते हुए क्लास की तरफ बढ़ गए। आरव और सूरज ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, उन्होंने देखा कि सोनाली पहले से ही अपनी सीट पर बैठी है। आरव ने सोनाली को देखा और उसकी ओर मुस्कुराया। सोनाली भी मुस्कुराई, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई क्योंकि क्लास में प्रोफेसर पहले से ही लेक्चर दे रहे थे। आरव और सूरज ने चुपचाप पीछे की सीटें लीं और अपने नोटबुक्स निकालकर लेक्चर सुनने लगे। सोनाली बार बार आरव की ओर देख रही थी, लेकिन वह समझ रही थी कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा और सभी से उसका उत्तर देने को कहा। सोनाली ने उस सवाल का जवाब दिया और प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की। इस बीच सूरज ने नोट किया कि सोनाली कुछ परेशान लग रही थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, सोनाली तुरंत अपनी सीट से उठकर आरव की ओर आई। आरव ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ सोनाली, तुम ठीक तो हो? सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव ने अपनी किताबें समेटते हुए कहा, चलो कैफेटेरिया में चलते हैं, वहाँ आराम से बात कर सकते हैं। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलते हैं। सूरज भी उनके साथ हो लिया और वे तीनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ गए। कैफेटेरिया में पहुंचते ही उन्होंने एक कोने की टेबल चुनी जहां शांति थी और वे आराम से बातें कर सकते थे। आरव ने सीधे पूछा, अब बताओ क्या बात है? सोनाली ने चिंतित स्वर में कहा, आरव वो विक्रम फिर से परेशान कर रहा है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया तो वह मेरे बारे में अफवाहें फैलाएगा। आरव ने गुस्से में कहा, ये तो हद हो गई, हमें कुछ करना होगा। सूरज ने समर्थन करते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं सोनाली। विक्रम को उसकी हरकतों का सबक सिखाना पड़ेगा। आरव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, सोनाली तुमने उसे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? शायद तब वह तुम्हें परेशान नहीं करता। सोनाली रोते हुए कहती है,
मैंने विक्रम को बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसने मुझे कहा कि उसे पता है और वह तुमसे जरूर मिलने आएगा। मैंने उसे समझाया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में खुश हूँ, लेकिन विक्रम इस बात को नहीं मान रहा है। वह हो सके तो तुमसे मिलने आएगा क्योंकि मैंने कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और अब वह तुमसे बदला लेने आएगा। उसे पता है कि तुम मेरे साथ काफ़ी समय से रह रहे हो। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अब ये मामला और भी गंभीर हो गया है। हमें सच में कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। सूरज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें विक्रम को एक साफ संदेश देना होगा कि हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरव ने दृढ़ता से कहा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कॉलेज प्रशासन को भी इसकी जानकारी देंगे। सोनाली, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। सोनाली ने निराश स्वर में कहा, कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरे कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन विक्रम के पापा ही देते हैं। उसकी वजह से कोई भी विक्रम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरव ने गंभीरता से कहा, यह बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लेंगे। हमें सोच समझकर एक प्लान बनाना होगा। सूरज ने दृढ़ता से कहा, हम सभी मिलकर विक्रम का सामना करेंगे। उसे समझाना होगा कि उसकी हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आरव ने सोनाली को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। सोनाली ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, थैंक यू, तुम दोनों मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो। मुझे पता है कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही होता है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव मन में सोचता है, जब कॉलेज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो लगता है मुझे ही इसका कुछ करना पड़ेगा। एक बार तो इस विक्रम से मुझे मिलना ही पड़ेगा। वह अपने विचारों में खोया हुआ विक्रम से मिलने की योजना बनाने लगा ताकि वह सोनाली को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। आरव अपने दोस्तों से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। आरव कैफेटेरिया से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ा। उसके मन में विक्रम से मिलने और उससे बात करने की योजना चल रही थी। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां 4 से 5 लड़के खड़े थे, जिनके चेहरे पर गंभीरता और आक्रामकता साफ झलक रही थी। आरव ने बिना किसी संदेह के वॉशरूम में प्रवेश किया और नल खोलकर हाथ धोने लगा। तभी उन लड़कों में से एक, जो शायद उनके लीडर जैसा लग रहा था, ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही है, सोनाली का बॉयफ्रेंड। आरव ने लड़कों की ओर मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एक और लड़का आगे बढ़ा और धमकी भरे स्वर में बोला, हम विक्रम के दोस्त हैं। उसने हमें भेजा है ताकि तुझे समझा सकें कि सोनाली से दूर रहना ही तेरे लिए बेहतर होगा। आरव ने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, विक्रम को बोल देना कि मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूं और उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। एक तीसरा लड़का, जिसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी, आगे बढ़कर बोला, तू ज्यादा हीरो मत बन। अगर तूने सोनाली से दूरी नहीं बनाई तो तेरी हालत बुरी कर देंगे। अभी तो सिर्फ समझा रहे हैं, अगली बार सीधे तोड़ देंगे। आरव ने साहस के साथ कहा, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? तुम लोग मुझे धमकी देकर डराना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलती है। लड़कों ने गुस्से में आकर आरव को घेर लिया। सबसे पहले लीडर ने आरव के कंधे पर जोर से धक्का मारा, जिससे वह दीवार से टकरा गया। फिर एक और लड़का उसकी कमर पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। आरव ने जल्दी से अपनी स्थिति को संभालते हुए उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे धकेल दिया। मैं डरने वाला नहीं हूं, उसने गुस्से में कहा। पर बाकी लड़के एक एक करके उस पर हमला करने लगे। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन आरव ने भी हार नहीं मानी और हर संभव तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। अंत में एक लड़के ने कहा, बस ये हमारे संदेश को समझ गया होगा, अब यहाँ से निकलते हैं। वे सभी लड़के आरव को चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गए। आरव ने अपने चोटिल शरीर को संभालते हुए खुद को खड़ा किया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसने मन ही मन कहा। मैं सोनाली को इस मुसीबत से जरूर बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी जान क्यों ना लेना पड़े। पहले तो मैं पास से समझाऊंगा, बात से समझ गए तो ठीक है, वरना फ्रेंड के साथ क्या होगा वह तो मुझे भी नहीं पता। वॉशरूम से निकलने से पहले आरव ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके अपनी चोट को ठीक कर लिया।
वह अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके उन्हें तुरंत ठीक कर लिया और चोटों के निशान समाप्त कर दिए। फिर उसने अपने कपड़ों को भी सही किया जो फटे हुए थे, और उन्हें उसकी पावर ने फिर से सुधार दिया। आरव ने विक्रम के दोस्तों के बारे में सोचा कि ये लोग कितने कमजोर हैं। उन्होंने बस मुझे छोटी खरोंचा ही दिया। कोई बात नहीं, मैं इन लोगों से बाद में ही निपटूंगा। आरव वॉशरूम से निकलते ही वह धीरे धीरे चलने लगता है। कुछ दूरी तक चलते हुए उसे दूसरी तरफ से तृप्ति भी आती दिखाई देती है। वह दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। उनकी आंखों में खुशी की झलक होती है क्योंकि वे एक दूसरे को फिर से देख रहे हैं। आरव बातें करने का बहाना बनाते हैं, हाय तुम यहाँ। तृप्ति भी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं भी यहीं हूँ। तुम कैसे हो? आरव ने खुशी से भरी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी दिनचर्या कैसी चल रही है? दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं जैसे कि पुराने दोस्तों के बीच होती हैं। लेकिन तभी दोनों का बात करने का तरीका बदल जाता है, वह काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से बात करने लगते हैं। तृप्ति एक नज़र आरव की ओर डालती है और फिर उसकी आंखों में कुछ गहराई दिखाई देती है। आरव, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारे आसपास कुछ रहस्यमय हो सकता है? आरव हैरानी से देखता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो तृप्ति? कौन सा रहस्यमय? तृप्ति एकदम निर्दोषी अदा से कहती है, मैं बस सोच रही थी कि कहीं जिंदगी के इस रहस्यमय सफ़र में हम एक दूसरे के साथ नहीं खो जाएं। आरव के चेहरे पर संदेह की झलक छाई रहती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि शायद तृप्ति कुछ और ही बात कर रही है। तृप्ति, तुम्हारा मतलब क्या है? तृप्ति के आंखों में गहराई से उसने कहा, कुछ बातें हमेशा रहस्यमय रहती हैं आरव, और कुछ रहस्य तभी हल होते हैं जब हम उन्हें जानने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आरव के मन में विचार घूमते हैं और उसे लगता है कि तृप्ति कुछ महत्वपूर्ण बात कर रही है, लेकिन उसे विस्तार से समझने की आवश्यकता होती है। आरव तृप्ति की बातों को सुनते हुए थोड़ी गहराई से सोचने लगता है। उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान खिल उठती है। तृप्ति, ये सच है कि रहस्यमय बातें हमेशा मनोरंजन करती हैं, पर क्या तुम इसका मतलब ये भी है कि हमें कुछ खो देना चाहिए? तृप्ति की आंखों में आश्चर्य और थोड़ी सी हैरानी छाई रहती है। आरव, तुम क्या कह रहे हो? आरव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर हम उसे खोजने में लगे रहते हैं, जैसे कि एक रहस्यमय सफ़र की तलाश में। तृप्ति के चेहरे पर समझने की कोशिश की झलक दिखती है और वह धीरे से कहती है, क्या तुम बात कर रहे हो आरव? आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे कि उसने कुछ अहम सोच लिया हो, और उसकी आवाज़ में थोड़ी सी गुप्ता और मिस्टीरियसता भी होती है। तृप्ति आरव की बातों को सुनते हुए हैरान होती है। मैं समझ नहीं पाई, क्या तुम मुझे समझाओगे कि तुम्हारा मतलब क्या है? आरव की आंखों में एक अनोखी चमक होती है और वह धीरे से कहता है, कुछ बातें हमेशा रहस्यमय रहती हैं तृप्ति, और कुछ रहस्य तभी हल होते हैं जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। उसकी आवाज़ में गुप्ता और मिस्टीरियसता का एहसास होता है। तृप्ति की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता होती है। वह बोलती है, क्या तुम मुझे वह सब बातें बता सकते हो जो तुम सोच रहे हो? इसके बाद आरव एक गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है। उसकी आंखों में जीवंतता और सोच की गहराई दिखती है, जैसे कि वह कुछ अहम बातें विचार कर रहा है। उसकी मिस्टीरियसता और उसके बयान की अद्वितीयता तृप्ति को अचंभित करती है। आरव कहकर वहां से चला जाता है, जबकि तृप्ति उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे आरव की अनजानता और उसके विचारों की गहराई समझ में नहीं आती। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक विशेष स्मृति तैयार होने लगती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मुट्ठी बांध लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल खिल उठती है। सच में आरव काफ़ी मिस्टीरियस है। जब मैंने उसे पहली बार मिला था तो मुझे उसमें कुछ अलग महसूस हुआ था। बाहर से जैसा दिखता है और अंदर से अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तृप्ति की आंखों में उस समय अद्भुत आभास होता है, जैसे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया हो। वह मुस्कान में मिश्रित आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाती है। तृप्ति और आरव का यह मिलना आगे क्या करने वाला है, आगे क्या होगा उनके मिलने से, और आरव और तृप्ति में जो मिस्टीरियस रहस्यमयी बातें हुई है, इसका मतलब क्या है, और आरव अभी क्या बोल कर गया है? क्या कोई ऐसी बात है जो इसमें बहुत कुछ छुपा है रहस्यमयी शब्दों में? आखिर ये दोनों कौन सा शब्दों का खेल खेल के अभी गए हैं, ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमने वहां तक पढ़ा था जब आरव तृप्ति से मिलता है और उसके साथ कुछ रहस्यमयी बातें करता है, फिर वह वहां से चला जाता है।
आरव के लौटने पर सूरज और सोनाली ने उसे घेर लिया। सूरज ने पूछा, इतना समय क्यों लगा तुम्हें यहाँ आने में? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर हो गई, रास्ते में तृप्ति मिली थी, लेकिन बस थोड़ी बातचीत कर ली थी तृप्ति के साथ। सूरज ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, क्या बातचीत थी? आरव ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, बस कुछ पुरानी यादें और कॉलेज की बातें। सोनाली के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और जलन के भाव आ गए। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी और तृप्ति की बातें कभी कुछ खास नहीं होती ही नहीं। सूरज ने भी हंसते हुए कहा, सच में तुम दोनों की बातें हमेशा किसी रहस्य से कम नहीं होती। आरव ने सोनाली की ओर ध्यान दिए बिना मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब ज्यादा समय न गवाएं, क्लास का समय हो गया है। सभी हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने बैग उठाने लगे और क्लास की ओर चल पड़े। क्लास में पहुंचते ही उन्होंने अपने अपने स्थान ग्रहण किए। क्लास की शुरुआत होते ही सब अपने काम में लग गए, लेकिन आरव के मन में तृप्ति के साथ हुई बातचीत का ख्याल अब भी ताज़ा था। वहीं सोनाली के मन में तृप्ति का नाम सुनते ही जलन की एक लहर दौड़ गई थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभी उन्होंने बैठने की तैयारी ही की थी कि जुड़वा भाई सोनू और मोनू क्लास के सामने आकर खड़े हो गए। सोनू ने चहकते हुए कहा, अरे दोस्तों, आज पता है ना कौन से टीचर आने वाले हैं? मोनू ने उसे जोड़ते हुए कहा, अर्जुन सर आने वाले हैं और आज हम उन्हें तंग करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमें परेशान करते हैं। सोनू और मोनू की बात सुनकर क्लास में हलचल मच गई। सभी छात्र हंसने लगे और उनकी योजना में दिलचस्पी दिखाने लगे। आरव ने थोड़ी चिंतित नज़रों से सूरज और सोनाली की तरफ देखा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों हमेशा कुछ न कुछ नाटक करते ही रहते हैं। सोनाली ने कहा, हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यह मजाक किसी परेशानी में न बदल जाए। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें क्लास में शांति बनाए रखनी चाहिए। सोनू और मोनू ने अपने दोस्तों के साथ अर्जुन सर को तंग करने की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने कई मज़ेदार और शरारती योजनाएं बनाईं। एक फेक अलार्म। सबसे पहले सोनू ने सुझाव दिया कि जैसे ही अर्जुन सर क्लास में आए, कोई एक नकली फायर अलार्म बजा दे। इससे अर्जुन सर घबरा जाएंगे और क्लास में हंसी ठिठोली होगी। 2 फॉल्स नोट्स। मोनू ने कहा कि वे कुछ फर्जी नोट्स तैयार करेंगे जो दिखने में असली लगेंगे, लेकिन उनमें मजाकिया और उल्टे सीधे जवाब होंगे। ये नोट्स वे अर्जुन सर को दिखाएंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे। 3 बेंच के नीचे चिप्स। एक और योजना थी कि क्लास की बेंच के नीचे चिप्स या क्रंची स्नैक्स छुपा दिए जाएं, ताकि जब अर्जुन सर चलें तो उनकी आवाज़ से ध्यान भंग हो। 4 बोर्ड पर मजाकिया चित्र। सोनू ने सुझाव दिया कि वे ब्लैक बोर्ड पर मजाकिया और विचित्र चित्र बना देंगे, जिससे अर्जुन सर का ध्यान भटक जाए और क्लास में हंसी का माहौल बने। 5 मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन। मोनू ने सोचा कि वे किसी एक छात्र का मोबाइल फ़ोन क्लास में छुपा देंगे और बार बार रिंगटोन बजाएंगे। इससे अर्जुन सर परेशान होंगे और फ़ोन की खोज करेंगे। 6 फेक टेस्ट पेपर। उन्होंने ये भी योजना बनाई कि वे अर्जुन सर को दिखाने के लिए फर्जी टेस्ट पेपर तैयार करेंगे, जिनमें मजाकिया सवाल जवाब होंगे। 7 फर्श पर तेल। सबसे अंत में सोनू ने कहा कि वे फर्श पर हल्का सा तेल डाल देंगे, जिससे अर्जुन सर का चलना मुश्किल हो जाएगा और वे बार बार फिसलेंगे। जैसे ही योजनाएं बनाई गईं, सबने हंसते हुए तैयारियों में जुट गए। क्लास में एक अजीब सी उत्तेजना और उत्सुकता का माहौल बन गया था और सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन सर कब आएंगे और क्या होगा। योजना बनाते ही सभी छात्र उत्सुकता और हलचल से भरे हो गए। क्लास में चारों ओर कानाफूसी और हंसी ठिठोली का माहौल था। सोनू और मोनू के नेतृत्व में सभी अपने अपने हिस्से की तैयारी में जुट गए थे। कुछ ही मिनटों बाद बाहर से पैरों की आवाज़ें आने लगीं। सभी छात्र समझ गए कि अर्जुन सर आ रहे हैं। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। सोनू ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, तैयार हो जाओ, सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। जैसे ही पैरों की आवाज़ आने लगी, आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि दरवाजे के पीछे कोई और है, जो सामान्य नहीं है। उसकी छठी इंद्रिय उसे किसी खतरे का संकेत दे रही थी। जैसे ही पैरों की आवाज़ दरवाजे के करीब आई, उसे ऐसा लगा कि ये किसी महिला के पैरों की आवाज़ है। आरव इस बारे में किसी को कुछ बात पता जब तक देर हो चुका था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और वहां से एक महिला की आकृति दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वह महिला अंदर आ रही थी, क्लास में एक एक छात्र की नज़रें उसी पर टिक गईं। पहले उनके हल्के नीले रंग की सिल्क की साड़ी का पल्लू दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में कदम रखा, उनकी पायल की हल्की सी खनक सुनाई दी। उनकी चाल में एक अनोखी गरिमा और आत्मविश्वास था।
सूरज ने जैसे ही दिव्या मैम को देखा, उसने तेजी से आरव का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधा बेंच के नीचे छुप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अबे ये डेविल यहाँ क्या कर रही है। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी जगह संभाली और बेंच के नीचे से देखा कि दिव्या मैम क्लासरूम में प्रवेश कर चुकी हैं। उनके कानों में छोटे लेकिन चमकदार झुमके थे और उनकी कलाई पर एक सुंदर ब्रेसलेट चमक रहा था। उनकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी मुस्कान में एक खौफनाक चेतावनी छिपी थी। दिव्या मैम ने कड़ी नज़र से सभी छात्रों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्या हो रहा है। कोई भी छात्र जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दिव्या मैम ने एक एक छात्र की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज मेरी क्लास का आनंद लेने की योजना बनाई है। सोनू और मोनू ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। सोनू और मोनू हिम्मत करके कहा, सॉरी मैम, हम सोच रहे थे कि अर्जुन सर आ रहे हैं। दिव्या मैम ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब समझ आया। लेकिन आज मैं हूं और मैं देखूंगी कि कौन कौन कितना मजा किया है। दिव्या मैम की नज़र आरव और सूरज पर पड़ी जो बेंच के नीचे छुपे हुए थे। सभी छात्र शांत हो गए और क्लासरूम में एक गहरी चुप्पी छा गई। आरव और सूरज अभी भी बेंच के नीचे छुपे हुए थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दिव्या मैम ने अपने बैग से रोल कॉल रजिस्टर निकाला और छात्रों के नाम पुकारना शुरू कर दिया। सोनू, दिव्या मैम ने कड़े स्वर में कहा। जी मैम, सोनू ने डरते हुए जवाब दिया। मोनू, उन्होंने फिर पुकारा। जी मैम, मोनू ने भी हकलाते हुए जवाब दिया। आरव और सूरज एक दूसरे को देखते हुए समझ गए कि अब उनका नाम भी पुकारा जाएगा। जैसे ही दिव्या मैम ने आरव कहा, आरव ने गहरी सांस ली और बेंच के नीचे से धीरे धीरे बाहर आया। जी मैम, आरव ने सिर झुकाकर कहा, उसका चेहरा अब भी शांत और भावहीन था। तुम दोनों बेंच के नीचे क्या कर रहे थे? दिव्या मैम ने सख्ती से पूछा, उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। सूरज ने भी बेंच के नीचे से निकलते हुए कहा, मैम, हमें लगा कि कुछ गिरने वाला है, तो हम बचने के लिए छुप गए। दिव्या मैम ने गहरी नज़रों से आरव और सूरज को देखा और उनके झूठ को समझते हुए भी कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें एक खौफनाक चेतावनी भी छुपी थी। आप लोग सोचते हैं कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूं कि आपका ये झूठ मान लूंगी। उन्होंने धीरे धीरे और सख्त स्वर में कहा, अगली बार ऐसी हरकत हुई तो आप दोनों को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब अपनी जगह पर बैठ जाए। आरव ने अपनी सीट पर जाने से पहले दिव्या मैम से पूछा, मैम, ये क्लास तो आपकी नहीं है, तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? दिव्या मैम की आंखों में गुस्सा झलकने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वे धीरे धीरे आरव के करीब आईं और धीरे से बोलीं, अब से यह क्लास मेरी ही होगी। मैंने अपना क्लास चेंज कर लिया है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ आरव। जो तुमने मेरे साथ पिछली बार किया था उसका बदला लेकर रहूंगी। आरव ने ये सुनते ही एक पल के लिए सन्न रह गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। सूरज ने भी यह बात सुन ली और उसके शरीर में भी एक सिहरन दौड़ गई। आरव और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों समझ गए कि उन्हें अब और भी सतर्क रहना होगा। क्लासरूम में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। आरव ने धीरे धीरे अपनी सीट पर जाकर बैठते हुए सूरज को फुसफुसाकर कहा, अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। दिव्या मैम के इरादे अच्छे नहीं लगते। सूरज ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्लास शुरू हो गया था और दिव्या मैम पढ़ा रही थीं, लेकिन आरव और सूरज आपस में ही फुसफुसा रहे थे। आरव ने चिंतित स्वर में सूरज से कहा, अबे यार, तूने उस समय दिव्या मैम के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। सूरज ने निराश होकर जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि वह हमारे कॉलेज की टीचर निकलेंगी। अब छोड़, जो हो गया सो हो गया, हम अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। दिव्या मैम जो बोर्ड पर लिख रही थीं, उनकी नज़र बार बार आरव और सूरज पर जा रही थी। उन्होंने ये देखा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी आंखों में गुस्से की एक चमक थी। दिव्या मैम ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे बदले की शुरुआत है। उनकी खतरनाक मुस्कान और गहरी हो गई थी। आरव और सूरज ने ध्यान दिया कि दिव्या मैम की नज़रें उन पर टिकी हैं और उन्होंने तुरंत अपनी बातचीत रोक दी। क्लासरूम का माहौल और भी गंभीर हो गया था। दोनों दोस्त अब समझ चुके थे कि दिव्या मैम उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगी। उधर कॉलेज के बाहर जो 10 से 15 लोग थे, उनमें से 10 लोग अलग अलग कपड़े पहनकर और अपने हुलिये बदलकर कॉलेज में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। उनका प्लान था कि वे किसी भी संदेह से बचते हुए अंदर जाएं और ऊर्जा स्रोत का पता लगाएं। गेट पर कॉलेज का गार्ड खड़ा था, जो हर आने जाने वाले पर नज़र रखता था।
गुंडों ने अपने आप को इस तरह तैयार किया कि वे अलग अलग कैटेगरी के लोग लगें। एक ने सफाईकर्मी का रूप धारण किया तो दूसरे ने डिलीवरी बॉय का। कुछ ने कॉलेज के स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पहला गुंडा, जो सफाईकर्मी बना था, एक कचरे का बड़ा बैग लेकर गेट पर आया। उसने गार्ड से कहा, साहब, अंदर सफाई करने जाना है। गार्ड ने उसे सरसरी निगाह से देखा और अंदर जाने दिया। दूसरा गुंडा, जो डिलीवरी बॉय के रूप में आया था, अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आया। यहाँ की कैंटीन में डिलीवरी है, उसने गार्ड से कहा। गार्ड ने उससे बॉक्स की डिटेल्स पूछी और फिर उसे भी अंदर जाने दिया। इस तरह से अलग अलग रूप में गुंडे एक एक करके कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने बॉस को मैसेज किया, हम अंदर आ गए हैं। स्थिति सामान्य है। बॉस, जो गली में अपने अन्य साथियों के साथ बैठा था, ने जवाब दिया, ध्यान से काम करना, किसी को शक न हो। गुंडों ने कॉलेज के विभिन्न हिस्सों में फैलकर ऊर्जा स्रोत की खोज शुरू की। एक गुंडा लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा, जहां उसने किताबों के बीच में छिपकर निगरानी शुरू की। दूसरा गुंडा कैंटीन में जाकर बैठ गया, जहां वह आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। तीसरा गुंडा कॉलेज के साइंस लैब में घुस गया, ये सोचते हुए कि शायद वहां कुछ खास मिलेगा। चौथा गुंडा कॉलेज की छत पर चला गया, ताकि ऊपर से पूरे परिसर पर नजर रख सके। वे बार बार अपने बॉस को छोटी छोटी जानकारियां देते रहे। एक गुंडे ने मैसेज किया, लाइब्रेरी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, दूसरे स्थान पर जा रहा हूं। बॉस ने तुरंत जवाब दिया, आगे बढ़ो, हर जगह ध्यान से देखो। गुंडे ने उत्तर दिया, कैंटीन में स्थिति ठीक है, यहाँ पर लोग आराम से बैठे हैं, कोई खास गतिविधि नहीं दिख रही। बॉस की तरफ से एक और मैसेज आया, साइंस लैब में कोई अनोखी वस्तु मिली है, अभी और जांच कर रहा हूं। चौथे गुंडे ने भी संदेश भेजा, छत पर कुछ स्थिति नहीं है, सब शांत है, कोई अनियंत्रित गतिविधि नहीं। बॉस ने उत्तर दिया, ध्यान रखो, अपनी आंखों से सब जांचो, वहां से लौटने के बाद रिपोर्ट करना। गुंडों का काम शुरू था, वे अपने बॉस की निरंतर निगरानी में रहे ताकि उन्हें अगली की चालें और संदेश सही समय पर मिल सकें। गुंडे पूरे कॉलेज में उस ऊर्जा स्रोत को ढूंढ रहे थे जिससे कल ऊर्जा निकली थी, लेकिन वे कहीं भी उसे नहीं मिला। जब वे हर जगह खोज रहे थे, एक गुंडा ढूंढते ढूंढते कॉलेज की सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां एक लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी है। धूप उसके बालों में खिल रही है और वह गहरी सोच में डूबी हुई दिखती है। गुंडा उसे देखकर उसके पास चला जाता है और उसके मन में गलत इरादे उठाता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई इशारा नहीं होता है और वह उसके आसपास घूमने लगता है, लड़की के पास बढ़ता हुआ। गुंडा, हेलो, तुम यहाँ अकेले में क्या कर रही हो? लड़की, गंभीरता से, मुझे अकेले में अपने विचारों में खोने का वक्त चाहिए, कृपया मुझे अधिक परेशान ना करें। गुंडा, हंसते हुए, अरे ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी तरह की प्यारी लड़कियों की तलाश में यहाँ खाली जगहें बहुत कम हैं। लड़की, नाराजी से, मैं बदतमीजी से बात करना नहीं चाहती, कृपया अब जाए। गुंडा, चालाकी से, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात कहूँ, तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लड़की, चेतावनी देते हुए, अगली बार से ऐसा मत करना, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। गुंडा, बातचीत को समाप्त करते हुए, अच्छा बच्ची, अब मैं चला जाता हूँ, तुम्हारे पास बहुत दिलचस्पी है। जब गुंडा दूर होते हुए नजर आता है तो लड़की उसके जाने के बाद उथल पुथल हो जाती है। उसे अचानक समझ में आता है कि वो कौन था जो मुझे इतनी परेशानी में डाल दिया। मेरे सवालों के जवाब मुझे अभी ही मिलने वाले थे। जो उस लड़के से पूछा था और जिसने उसे सब बताया था, उसकी याद आती है। उसका मन उठाए हुए सवालों से भरा होता है और वह फैसला करती है कि उसे अब उस लड़के के साथ सच्चाई से बात करनी चाहिए। गुंडा दूर चला जाता है और लड़की उसे देखती रहती है, उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा का अभिव्यक्ति होती है। मन में उसे आता है, इसकी वजह से मैं अपने सवालों तक नहीं पहुंच पाई, मुझे अब इसे यहीं पर मार देने का मन हो रहा है। तभी वह उस आदमी को ध्यान से देखती है और उसे कुछ शक होता है। उसे बिना सोचे समझे उस लड़के को रोकने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहती है, रुको। लेकिन इधर आरव और सूरज इस बीच दिव्या मैम की कड़ी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के अंदर कुछ और ही खतरनाक चल रहा था। दिव्या मैम की नाराजगी और बाहर से आए गुंडों की योजना, दोनों ने मिलकर एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया था।
और वह लड़की कौन थी जो पेड़ के पास खड़ी थी और उसने उसे गुंडे को रोकने के लिए क्यों कहा? आगे क्या होने वाला है? क्या उस लड़की को उसे गुंडे के बारे में पता चल गया है? हमने कहानी में अब तक पढ़ा था कि कॉलेज में कुछ गुंडे आ गए थे और साथ में एक गुंडा एक लड़की के पास भी गया था। अब हम उसके आगे सुनेंगे कि आगे क्या होने वाला है। गुंडा बात करते हुए धीरे धीरे वहां से हटने लगता है और लड़की का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है। अचानक उसकी नज़र उसके जैकेट के बटन पर जाती है, जिसे वह पहचानती है कि इसमें एक अजीब सा चमक आ रहा है। वह देखती है कि जैकेट के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे ऊर्जा स्रोत को ढूंढने के लिए होता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है और उसके चेहरे पर एक निर्दय इरादा दिखाई देता है। लड़की, निष्ठा से रुको। गुंडा उसकी आवाज पर मुड़ता है और उसे देखता है। उसकी नज़रों में लड़की की अद्भुत विद्रोही भावना दिखाई देती है। वह उसके साहसिक दृढ़ता को महसूस कर सकता है। गुंडा, हैरानी से, क्या हुआ? क्यों रोकी मुझे? लड़की, जैकेट की ओर इशारा करते हुए, तुम्हारी जैकेट, इसके बटन में कुछ अजीब है। ये चमक कैसी है? गुंडा एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर अपनी जैकेट के बटन को देखता है। वह समझ जाता है कि उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लड़की की नज़र में आ गया है। गुंडा, चिढ़ते हुए, ये तुझसे मतलब नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से। लड़की, दृढ़ता से, नहीं, ये मुझसे मतलब है। तुम्हारे इरादे साफ नहीं लगते। क्या तुम यहाँ किसी खास चीज़ की तलाश में हो? गुंडा उसकी ओर गुस्से से देखता है और उसकी साहसिकता से चिढ़ जाता है। लेकिन लड़की की आंखों में झलकती दृढ़ता उसे अपने कदम पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। गुंडा, धमकी देते हुए, ज्यादा बहादुर मत बनो। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की उसकी धमकी की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है और उसके जैकेट की बटन को करीब से देखने लगती है। लड़की, निर्भीकता से, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ किस लिए हो? गुंडा उसकी हिम्मत और दृढ़ता देखकर थोड़ा घबराता है, लेकिन वह अपने इरादों को छुपाने की कोशिश करता है। गुंडा, गुस्से से, मैंने कहा ना, ये तुझसे मतलब नहीं है। अब पीछे हट। लड़की बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखती है, उसकी हरकतों को परखती हुई। उसकी साहसिक भावना और निष्ठा उसे और भी मजबूत बना देती है। लड़की, सख्ती से, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। तुम्हें जो भी करना है मुझे बताना होगा। गुंडा लड़की की इस दृढ़ता से चिढ़ जाता है और एक कदम पीछे हटता है। लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है और वह अपने जैकेट के बटन को कसकर पकड़ लेता है। गुंडा गुस्से में लड़की की ओर बढ़ता है, लेकिन लड़की भी तैयार है। उसकी आंखों में एक अदम्य साहस चमकता है। गुंडा, गुस्से से, तू जानती नहीं है कि किससे पंगा ले रही है। गुंडा लड़की की ओर एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन लड़की तेजी से झुककर बच जाती है और गुंडे के पेट पर एक मजबूत किक मारती है। गुंडा लड़खड़ाता है, लेकिन फिर संभलता है और लड़की पर फिर से हमला करता है। लड़की उसकी हर हरकत का जवाब मुस्तैदी से देती है। गुंडा, गुस्से से, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। लड़की और गुंडे के बीच तेजी से वार पलटवार होते हैं। लड़की गुंडे के हाथ से बचती है और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, फिर उसके घुटनों पर एक जोरदार किक मारती है। गुंडा दर्द से कराहते हुए नीचे गिरता है। गुंडा धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, उसकी आंखों में दर्द और आश्चर्य की मिलीजुली भावना दिखाई देती है। गुंडा, कमजोर आवाज में, कौन हो तुम? लड़की उसकी ओर झुककर जवाब देती है। लड़की, दृढ़ता से, मेरा नाम तृप्ति है। गुंडा बेहोश हो जाता है और तृप्ति उसकी जैकेट के बटन की ओर देखती है, जिसमें अब भी अजीब चमक है। वह जानती है कि इस बटन में कुछ रहस्य छुपा है, जिसे उसे पता करना होगा। तृप्ति बटन को देखती रहती है, जब तक कि उसे यह समझ में आता है कि यह एक एनर्जी स्रोत को डिटेक्ट करने के लिए है। उसकी नज़र गुंडे पर गई और वह जानती है कि वह अकेला नहीं है। तृप्ति गुंडे को होश में लाकर उसे जबरदस्ती सवालों से घेरती है। वह उसके पीछे एक व्यवस्थित चालान की योजना बनाती है, जो उसे जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तृप्ति, निष्ठा से, तुम्हें कौन भेजा है? और तुम्हारे लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ। गोंडा उसे कुछ भी नहीं बताता है, जिसके मारे तृप्ति को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वह अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। तृप्ति गुंडे को डराने के लिए अपनी पावर्स का उपयोग करती है। गुंडा डर के मारे बेहोश हो जाता है। तृप्ति उसे धीरे धीरे होश में लाकर उसे एक छोटे से कमरे में ले जाती है। जब गुंडा को होश आता है, वह उसे बांधती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। तृप्ति, निष्ठा से, सख्ती से, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। कौन है तुम्हारे बॉस? और तुम्हारे लोग कहाँ हैं? गुंडा,
डर के साथ, मैं हमारे बॉस बाहर हैं और हम यहाँ हैं केवल इस ऊर्जा स्रोत के लिए। तृप्ति धीरे धीरे उससे अधिक जानकारी प्राप्त करती है। उसके बाद उसे गुंडे की आंखों में देखकर उसकी ध्यान लगती है। तृप्ति संदेहपूर्ण अंदाज में, और तुम्हारे लोगों के अलावा कोई और है यहाँ? तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कोड है? गुंडा चुप रहता है, उसका डर उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तृप्ति उसे सख्त नज़रों से देखती है, जबकि उसके पास विकल्प नहीं होता कि क्या करना है। गुंडा डर से भरी आवाज में, मैं हम यहाँ केवल इस ऊर्जा स्रोत के लिए हैं, कोई और नहीं है यहाँ। तृप्ति गुंडे की आंखों में देखती है, उसके व्यक्तित्व के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करती है। तृप्ति धीरे से, अच्छा तो तुम सिर्फ इस ऊर्जा स्रोत के लिए यहाँ हो, कोई और तुम्हारे साथ नहीं है? गुंडा डर से, हाँ हम सभी यहाँ केवल उसके लिए हैं, हमें बस उसकी खोज है। तृप्ति विचारपूर्वक, और तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? वे बाहर हैं। गुंडा अविश्वास से, हाँ वे बाहर हैं, हमें सिर्फ इस ऊर्जा स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। तृप्ति ध्यान से गुंडे की बात सुनती है, उसके वक्तव्य से और गहराई से उसके जीवन में घुसती है। तृप्ति तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, और किस किस जगह पर कॉलेज में? गुंडा हम सब यहाँ कैंपस के विभिन्न हिस्सों में हैं, कुछ हैं मुख्य गेट के पास और कुछ हैं प्रमुख भवनों के आसपास। हम यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों की गतिविधियों का ध्यान रख रहे हैं। तृप्ति की आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती है, जैसे कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर चुकी हो। उसका चेहरा उसके प्रयास की विजय का प्रतीक होता है, और उसकी मुस्कान में खतरनाकता की झलक होती है। तृप्ति ठंडे स्वर में, मुझे तुमसे जो जानना था वो मैंने जान लिया। गुंडा इस अचानक बदले हुए परिस्थिति में चौंक जाता है, पर उसकी चौंकिलाहट का समय नहीं होता। तृप्ति अपनी सुपरह्यूमन शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपने शत्रु को मार देती है। वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस पर धारित करती है, इससे उसका शरीर नष्ट हो जाता है और कोई सबूत नहीं बचता। इसके परिणामस्वरूप उसके शत्रु की मृत्यु बिना किसी बचाव के हो जाती है, और तृप्ति का सीक्रेट अब सुरक्षित रहता है। इधर सूरज और आरव क्लास में बैठे हैं, और वे दिव्या मैम को मनाने के विचार में व्यस्त हैं। वे सोच रहे हैं कि कैसे वह दिव्या मैम को अपने गुस्से को सुलझाएं और उससे अच्छी तरह संबंध बना सकें। तृप्ति उसे कमरे में अकेली होती है और उसे बाकी गुंडों को भी ठिकाने लगाना होगा। तृप्ति उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाती है, बाकी गुंडों को उनके ठिकाने लगाने के लिए। तृप्ति उसे बाकी गुंडों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह कैंपस के अन्य हिस्सों में खोज करती है, लेकिन उसे कोई गुंडे नहीं मिलते। उसका चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ाता है। इधर सूरज और आरव क्लास में बैठे हैं, और वे दिव्या मैम को मनाने के विचार में व्यस्त हैं। वे सोच रहे हैं कि कैसे वह दिव्या मैम के गुस्से को सुलझाएं और उससे अच्छी तरह संबंध बना सकें। सूरज आरव से कहता है, भाई अगर दिव्या मैम को मनाना है तो एक ही तरीका है, हमें उससे सीधे सीधे बात करनी होगी, उसके गुस्से को समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी उलझन हो हम मिलकर सुलझा सकते हैं। आरव ध्यान से सूरज की बात सुनता है और उसकी समझ से सहमत होता है। उन्होंने दिव्या मैम से मिलने का फैसला किया और उनके साथ समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर होने के बाद क्लास खत्म होती है और सभी छात्र तुरंत भाग जाते हैं, टीचर दिव्या के डर से, क्योंकि वह बहुत सख्त थी। सूरज भी देखता है कि सब छात्रों ने क्लास छोड़ दिया है, तो उसने आरव से कहा, अब तू आगे की चीज संभाल ले, और वहां से चला गया। अब पूरे क्लास में सिर्फ टीचर दिव्या और आरव ही बचे थे। आरव सोचता है, यार क्या मुसीबत है, मुझे इसे संभालना ही पड़ेगा, वरना ये हमारा जीना हराम कर देगी। ये सोचकर वह धीरे धीरे दिव्या की ओर बढ़ता है। दिव्या ने उसके आने की आवाज़ सुन ली थी और उसकी तरफ देखती है। आरव को देखकर दिव्या के चेहरे पर मिक्स फीलिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई देता है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर नहीं गए? आरव ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं जो मैंने पिछली बार गलती की थी? मैं जानता हूं कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दिव्या धीरे से उत्तर देती है, तुमने मुझे धोखा दिया है आरव। मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। माफ़ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आरव समझता है और धीरे से कहता है, मैं आपका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको फिर से निराश नहीं करूंगा। दिव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाने लगी, तुम्हारी कोशिशों से अब कुछ नहीं होगा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, और ये माफ़ करना इतना आसान नहीं है।
तुमने मुझे चोट पहुंचाई है और इसका असर मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। तुम समझते हो कि सिर्फ माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारी उस गलती का मुझ पर क्या असर पड़ा। आरव ने शांत रहने की कोशिश की और कहा, मैं सचमुच पछता रहा हूँ। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि यह गलती दोबारा ना हो। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। दिव्या ने गुस्से में कहा, नहीं आरव, इस बार माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम वाकई बदल गए हो, और वह भी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से। आरव मन में सोचता है, क्या मुझे इसे हिप्नोटाइज कर लेना चाहिए या फिर इसकी पर्सनैलिटी ही बदल दूं ताकि यह मेरा सर खाना बंद कर दे। लेकिन तभी वह रुक जाता है, नहीं यार, इस समय मेरी गलती थी, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक ऐसा कर भी दिया होता। आरव ने गंभीरता से कहा, मुझे आपसे माफ़ी मांगने के लिए क्या करना होगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। दिव्या कुछ कहने ही वाली थी कि आरव की नज़र खिड़की के बाहर गई। उसने देखा कि तृप्ति बहुत तेजी से कहीं जा रही थी और उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। आरव ने उसे नोटिस किया और तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। दिव्या का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे आरव, तुम पहले जैसे ही हो। दिव्या की आंखों में एक दर्द था और उसके चेहरे पर गुस्सा। उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं, जैसे वह आरव से बहुत निराश थी। आरव ने रुककर दिव्या की ओर देखा, मुझे माफ़ कीजिए पर मुझे अभी जाना होगा। मैं इसे बाद में ठीक करने की कोशिश करूंगा, कहकर वह तेजी से तृप्ति के पीछे चला गया। दिव्या वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में निराशा और गुस्से के भाव थे। आरव, तुम कभी नहीं बदलोगे, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को संभालते हुए। दिव्या भी वहां से जाने लगी और मन में ठान ली, अब मैं आरव पर भरोसा नहीं करूंगी और उसे आसानी से माफ़ नहीं करूंगी। अगली बार वह मेरी क्लास में आएगा तो उसे पनिशमेंट जरूर दूंगी। उसे अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। दिव्या का गुस्सा अभी भी बरकरार था, लेकिन उसने अपने कदमों को तेज किया और क्लास से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, आरव को सबक सिखाना। इधर आरव तृप्ति का पीछा कर रहा था, जो बहुत ही तेजी से भाग रही थी। आरव सोच रहा था, इसे क्या हुआ है, इतनी तेजी से क्यों भाग रही है। लेकिन उसने तृप्ति को रोका या टोका नहीं, बस उसे चुपचाप पीछा कर रहा था और इस बात का ध्यान रख रहा था कि तृप्ति उसे नोटिस ना कर ले। तृप्ति तेजी से भागते भागते कॉलेज की बाउंड्री के सामने आ गई, जो कम से कम 15 फुट ऊंची थी। बिना रुके उसने बाउंड्री को सीधा जंप करके पार कर दिया। आरव ये देखकर हैरान हुआ, लेकिन उसने भी बिना सोचे समझे बाउंड्री को जंप कर दिया और तृप्ति के पीछे पीछे जाने लगा। तृप्ति अब एक संकरी गली की तरफ बढ़ रही थी। आरव ने अपनी चाल को तेज कर दिया ताकि वह तृप्ति से दूर न हो जाए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, तृप्ति इतनी घबराई हुई क्यों है, आखिर वह कहाँ जा रही है। जैसे ही आरव ने गली में कदम रखा, उसने देखा कि तृप्ति अचानक रुक गई और उसने चारों तरफ देखा। आरव तुरंत एक दीवार के पीछे छिप गया ताकि तृप्ति उसे देख न सके। तृप्ति की हरकतें बहुत ही संदिग्ध लग रही थीं और आरव अब और भी ज्यादा चौकस हो गया था। आरव ने जब दोबारा पलट कर देखा तो तृप्ति वहां नहीं थी। वह अचानक गायब हो चुकी थी। आरव ने आसपास देखा, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं मिली। आरव सोचने लगा, वह कहाँ गई, इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है। उसने गली के दोनों तरफ देखा, लेकिन तृप्ति का कोई निशान नहीं था। आरव ने थोड़ी देर तक इधर उधर ढूंढा, लेकिन तृप्ति का कहीं पता नहीं चला। ये सब बहुत अजीब लग रहा था और उसके दिमाग में और भी सवाल उठने लगे। आखिर तृप्ति इतनी तेजी से कहाँ गायब हो गई, और वह इतनी घबराई हुई क्यों थी। असमंजस में पड़ा आरव गली के एक कोने में खड़ा होकर सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। तृप्ति का इस तरह अचानक गायब हो जाना एक बड़ी पहेली बन गई थी, जिसे सुलझाना अब उसकी प्राथमिकता थी। तब आरव के दिमाग में एक तरीका आया। उसने आसपास के घरों को देखा, जो 2-3 मंजिल ऊंचे थे। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। आरव ने गहरी सांस ली और एक ही छलांग में पहले घर की छत पर पहुंच गया। वह फुर्ती से छत पर दौड़ने लगा, एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए। उसके कदम तेज और सटीक थे, जैसे वह ये सब पहले से ही जानता हो। आरव ने एक छत से छलांग लगाई, हवा में उछलते हुए वह अगले घर की छत पर सुरक्षित रूप से उतरा। उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थीं, तृप्ति को ढूंढते हुए। वह फिर से छलांग लगाकर अगले घर की छत पर पहुंचा। इस तरह वह कई छतों पर कूदते कूदते इधर उधर तृप्ति को ढूंढ रहा था।
आरव के हर कदम में आत्मविश्वास और दक्षता झलक रही थी। उसने एक ऊंची छत से नीचे झांक कर देखा और तभी उसकी नज़र तृप्ति पर पड़ी। आरव ने देखा कि तृप्ति कुछ लोगों से घिरी हुई है। आरव सोचने लगा कि यह लोग कौन हैं और तृप्ति के साथ क्या कर रहे हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहे, और वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। आरव ने तृप्ति को कुछ लोगों से बात करते हुए देखा और अब वह छत पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अब आगे आरव छत पर खड़ा होकर नीचे की गली में हो रही बातचीत को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। गली के कोने में तृप्ति 4-5 गुंडों के बीच खड़ी थी। गुंडों का बॉस उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची, लड़की? और कौन हो तुम? इस सवाल के साथ ही सीन कुछ समय पीछे चला जाता है जब तृप्ति कॉलेज में उन सभी गुंडों को ढूंढ रही थी जो शक्ति स्रोत की तलाश में आए थे। उसने कॉलेज के हर कोने में बहुत ध्यान से नजर रखी थी। तृप्ति सोच रही थी, मुझे किसी भी कीमत पर इन गुंडों का पता लगाना होगा। अगर उन्होंने शक्ति स्रोत ढूंढ लिया तो कॉलेज और सभी छात्रों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। वह ध्यान से हर एक चेहरा देख रही थी, हर एक गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसे कुछ गुंडे मिल गए थे जो कॉलेज की लाइब्रेरी के पास खड़े थे। वे आपस में कुछ योजना बना रहे थे। तृप्ति ने उन्हें सुनने की कोशिश की लेकिन वह ज्यादा कुछ सुन नहीं पाए। तभी एक गुंडा बोला, जब तक बॉस का इशारा नहीं मिलता हमें यहीं रुकना है। तृप्ति ने फैसला लिया कि वह अपनी सुपर पावर का उपयोग करके गुंडों को खत्म करेगी। जब गुंडे वहां से आगे बढ़ने लगे तो वह उनका पीछा करने लगी। जब गुंडे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए जहां कोई उनकी गतिविधियों को देख नहीं सकता था, तभी तृप्ति ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छुपी शक्तियों को जागृत किया। अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके हाथों से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। गुंडों ने तृप्ति को देखा तो हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तृप्ति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन पर हमला कर दिया। एक एक करके उसने अपने ऊर्जा प्रहारों से सभी गुंडों को मार गिराया। तृप्ति की हरकतें तेज और निपुण थीं और उसने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी गुंडे को बचने का मौका न मिले। उसकी ऊर्जा प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि गुंडे तुरंत ढेर हो गए। उसने गुंडों की लाशों को देखकर एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन उसे पता था कि काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तृप्ति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लाशों को भी नष्ट कर दिया ताकि कोई भी उनके बारे में पता न लगा सके। तृप्ति जानती थी कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। अभी कॉलेज के बाहर गली में भी गुंडे और उनका बॉस है जिन्हें उसे ठिकाने लगाना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को फिर से संजोया। वह दृढ़ निश्चय के साथ गली की ओर बढ़ने लगी, ये जानते हुए कि उसे अपने दोस्तों और कॉलेज की सुरक्षा के लिए ये अंतिम कदम भी उठाने होंगे। तृप्ति ने सोचा, शायद बाकी गुंडे उनके बॉस के पास होंगे, इसलिए उसने उस जगह जाने का फैसला किया जहां पर उनका बॉस होता है। सीन गली और बॉस की ओर दिखाया जाता है। गुंडे आपस में बात कर रहे थे, हमारे बाकी साथी संपर्क में क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? उनका बॉस चिंतित स्वर में बोला, मुझे भी यही शक हो रहा है। हमें और सतर्क रहना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो हमें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना होगा। इधर तृप्ति हाल से बड़ी तेजी से गुजर रही थी। इसी बीच आरव ने भी उसे नोटिस कर ही लिया था। वह जल्दी से दौड़ती हुई कॉलेज की बाउंड्री पर आई, जो कम से कम 15 फुट ऊंची थी। तृप्ति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक ही छलांग में बाउंड्री पार कर ली। उसने चारों ओर नजर घुमाई और फिर तेजी से गली की ओर बढ़ गई, जहां उसे बाकी गुंडों का शक था। तृप्ति को अभी तक शक नहीं हुआ कि आरव उसका पीछा कर रहा है। आरव ने तृप्ति को उस गली में तेजी से दौड़ते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वह उसकी दिशा में देखने की कोशिश करता, वह उसे नहीं दिखाई दी। वह उसकी गायब के बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ गई है। तृप्ति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुत तेजी से गुंडों के पास पहुंच गई। वह उनकी ओर बढ़ी और उन्हें बड़ी ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर एक संकेत था कि वह तैयार है उन्हें रोकने के लिए। तृप्ति गुंडों के सामने आराम से निकलते हुए आती है। उसके कदमों की ध्वनि और उसकी ट्रांस, जब वह गुंडों के समीप आती है, वे काफी चौंक जाते हैं। गुंडों का बॉस उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची, लड़की? और कौन हो तुम? आरव भी जब तक तृप्ति को देख लेता है और वह छत पर खड़ा होता है। वर्तमान समय। तृप्ति ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे तुम्हें डरना चाहिए। तृप्ति की बात सुनकर गुंडे काफी हंसने लगे। उन्होंने उसकी ओर हंसते हुए उगरा, ये लगता था कि वे उसकी बात को मजाक मान रहे हैं। तृप्ति ने धीरे से सांस ली और अपनी शक्तियों को फिर से संजोया।
तृप्ति ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उन्हें दिखाया कि वह एक सुपरह्यूमन है। गुंडे चौंके हुए उसे देखते रह गए। एक गुंडा डर से उचकते हुए बोला, ये तो एक सुपरह्यूमन है। दूसरा गुंडा भी हैरान मुड़ा, हमें इसे कैसे रोकें। तृप्ति अपने धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ बॉस की ओर बढ़ने लगी। आरव छत पर आराम से बैठा हुआ था, ध्यान से तृप्ति की लड़ाई को देख रहा था। अचानक उसने ध्यान दिया कि वहां पर 4 और लोग भी छत पर बैठे हुए थे। वे लोग भी तृप्ति की लड़ाई को ही देख रहे थे। वे चारों अपने आप को पूरी तरह से ढके हुए थे और उनका ध्यान सिर्फ लड़ाई पर था। उन चारों लोगों के बीच में बातें चल रही थीं। वे आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि लड़की वाकई में कितनी ताकतवर है कि वह एक साथ इतने लोगों को संभाल रही है। आरव भी उनकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह शांति से बैठकर उन लोगों की बातें सुनता रहा। आरव ने ध्यान फिर से तृप्ति की लड़ाई पर लगाया। वह देख रहा था कि तृप्ति उन गुंडों से बहादुरी से लड़ रही थी। उसकी आंखों में उसकी साहस और समर्थन की प्रेरणा थी। तृप्ति ने उन गुंडों को अपनी शक्तियों से पराजित करने के लिए जोरदार प्रयास किया। तृप्ति ने पहले गुंडे को अपनी ताकतवर पंच उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसकी नाक फट गई। फिर उसने दूसरे गुंडे की कमर पर तेज किक मारी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए झुक गया। तृप्ति ने तीसरे गुंडे को उसके हाथ को पकड़कर उसकी लत से मारा, जिससे वह असंज्ञान में चिल्ला पड़ा। चौथे गुंडे को उसने एक तेज मुक्का मारा, जिससे वह धक्के से विचलित हो गया। तृप्ति ने फिर से उन 4 गुंडों के साथ बड़ा और बुरा संघर्ष शुरू किया। पहले गुंडे को वह अनेक तेज पंचों से चेहरे और छाती पर मारती रही, जिससे उसका मुख और हड्डियां तोड़ गई। फिर दूसरे गुंडे को वह खराते, घुटनों पर तेज लातें और बेहद कठोर मुक्के मारती रही, जिससे उसकी निकटता से उसका पेट और पसलियां घायल हुई। तीसरे गुंडे को उसने उसकी लत से धक्के देते हुए उसे अपनी लत उसके गर्दन पर रखकर मार दिया। चौथे गुंडे को वह अपनी बेहद ताकतवर मुक्कों से पूरी ताकत से मारती रही, जिससे उसके रिब्स और हड्डी पसली टूट गई। उन सभी गुंडों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वे सब अंत में जान गंवा बैठे। तृप्ति ने उन्हें जान से मार दिया। तृप्ति ने सभी गुंडों को मार दिया था और अब उनका बॉस ही बचा था। वह उसकी ओर बढ़ने लगी, जबकि उसका बॉस शांति से खड़ा हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। बॉस ने कहा, तुम काफी ताकतवर हो, पर इतनी भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। तृप्ति ने उसकी ओर बढ़ते हुए एक नाराजगीपूर्ण नज़र दिखाए। बॉस भी तैयार हो गया था, वह भी उसके सामने तैयार खड़ा था। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए वे एक दूसरे के साथ जोरदार मुक्का मुक्की शुरू कर दिया। तृप्ति ने अपनी ताकत और कुशलता से बॉस पर प्रहार किया, लेकिन बॉस भी उसे धक्के से पीछे किया। तृप्ति बॉस के हमले से पीछे हट गई थी, लेकिन बॉस फिर उसके पास आया और उसे एक जबरदस्त पंच मारा। तृप्ति ने फिर से संभाला और बॉस की ओर बढ़ी। उसने बॉस को एक जोरदार किक मारी, जिससे बॉस सीधे जमीन पर टकराकर खून बहाने लगा। ये घटना दिखाती है कि तृप्ति को हराना इतना आसान नहीं था। बॉस फिर से तृप्ति की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल फेल हो गई। तृप्ति ने उसे एक और जोरदार पंच मारा, जिससे बॉस दूर जाकर गिरा। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन तृप्ति से उसे एक और पांच खाना पड़ता था। तृप्ति जैसी ही बॉस पर फिर से हमला करने के लिए आती है, तब एक अनोखा घटना होती है। उसे देखकर वह हैरान हो जाती है जब बॉस एकदम से खड़ा हो जाता है और उसके शरीर से रेड एनर्जी निकलती है। वह तृप्ति की ओर चलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जो बॉस को मारने के लिए आ रहा होता है। तृप्ति हैरान हो जाती है और उसे समझने में समय लगता है कि बॉस एक सुपर ह्यूमन है। तब तृप्ति पूछती है, क्या तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो? बॉस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है और वह हंसने लगता है। तृप्ति, क्या ये सच है? तुम एक सुपर ह्यूमन हो? बॉस खतरनाक स्माइल के साथ, हाँ, और मैंने तुम्हें अभी तक ये बताया नहीं। तुम्हें लगा क्या मैं साधारण हूँ? तृप्ति हंसते हुए, नहीं, पर यह वाकई अच्छा था। तो तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? बॉस चिड़चिड़ापन से तृप्ति से कहता है, तुम मुझसे लड़ने आई हो या मेरे साथ बात करने आओ? लड़ो मेरे साथ। तृप्ति अपनी शक्तियों को अनलेश करते हुए, अब मेरी बारी। तृप्ति के शरीर से पर्पल एनर्जी की धारा बहने लगती है। उसकी आंखों में उत्साह और उन्नति का संकेत होता है जब वह बॉस के खिलाफ अपनी हमला करने के लिए तैयार होती है। आरव छत पर बैठा हुआ था। उसने वह चीज़ देखी जिसे वह कभी नहीं देखा था, तृप्ति जो शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। इस अनोखे दृश्य ने उसे काफ़ी उत्साहित कर दिया, क्योंकि उसे यह पहली बार दिख रहा था कि तृप्ति भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है।
वह 4 आदमी जो वहां पर थे वह भी इस चीज को देखकर काफी हैरान थे और काफी क्यूरोज भी थे इस लड़की के बारे में जानने के लिए कि यह लड़की कौन है। तृप्ति और बॉस की लड़ाई और जोरदार होती है। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजना भरी लड़ाई लड़ते हैं। तृप्ति का पर्पल एनर्जी बॉस को प्रभावित करता है, जबकि बॉस अपनी रेड एनर्जी के साथ उत्तरदायी गोलियों का प्रयोग करता है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ ताकत से खेलते हैं। तृप्ति ने अपनी कुशलता से बॉस को परास्त कर दिया। अब उससे पूछ रही है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और तुम यहाँ क्यों आए हो। बॉस चुप रहता है और कुछ नहीं बताता। तृप्ति उस चीज से बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे एक जोरदार की मारती है। फिर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ शक्ति स्रोत की तलाश में हो जो कल एनर्जी निकला था? उसी चीज को ढूंढने आए हो ना? वह बॉस उसे आश्चर्य से देखती है और हाँ का जवाब देता है। तृप्ति, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम किसके कहने पर हो? बॉस बहुत जोर जोर से हंसते हुए, हो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी यह पूरा शहर तबाह होने वाला है। ये शहर बहुत बड़े तबाही का सामना करेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसे पूरे शहर में एक ऐसी तबाही लेगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तृप्ति, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी बताओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। बॉस के चेहरे पर एक इवल स्माइल होता है। बॉस, तुम्हें बहुत इच्छा हो रही है जानने की। टेंशन मत लो, कुछ ही समय में ये पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। जब वह सामने आएगा तो तबाही के साथ आएगा। बॉस बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तृप्ति उसकी बात सुनकर हैरान भी होती है और साथ में परेशान भी हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बॉस को बहुत मारने लगती है। उसे मार मार कर अधमरी हालत में कर देती है। तृप्ति देखती है कि बॉस अब उठने की हालत में नहीं है। वह सोचने लगती है, तृप्ति अपने आप से उसे क्या करना चाहिए। ये बॉस मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। सच में यह इंसान बहुत ढीठ है। मैं इसे कितना भी मार लूं, यह अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं तो बस यहाँ शक्ति स्रोत के बारे में पता करने आई थी कि किस किस को पता है और वे कितना जानते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर को तबाह करने का इन लोगों का प्लान है। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये लोग इस पूरे शहर को कैसे तबाह करने वाले हैं और उनका प्लान क्या है। तृप्ति इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी बॉस तृप्ति की ओर देखता है, जो गहरी सोच में डूबी हुई है। बॉस अपने शरीर में पूरी ताकत जुटाकर धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। वह जमीन पर गिरे हुए ही अपने हाथ को तृप्ति की ओर करता है और अपनी जितनी भी बची हुई शक्ति है उसे इकट्ठा करने लगता है। बॉस, मैं तो मरूंगा, साथ में तुझे भी मार दूंगा। उसके हाथ में सारी शक्ति इकट्ठा होने लगती है और एक गेंद के रूप में हो जाती है, जिसमें बहुत ही ऊर्जा होती है। वह तैयार हो जाता है तृप्ति की ओर उसे फेंकने के लिए। तृप्ति जब तक ये नोटिस करती है, बहुत देर हो चुकी होती है। वह उस एनर्जी की गेंद फेंक देता है तृप्ति की ओर और तृप्ति को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता। तृप्ति, अगर यह एनर्जी मुझसे टकराए तो मैं पक्का घायल हो जाऊंगी। तृप्ति अपने बचाव के लिए एक एनर्जी का शील्ड बनाने लगती है, लेकिन शील्ड बनने में अभी भी समय था। तृप्ति कहती है कि अगर शील्ड समय पर नहीं बनी तो वह पक्का घायल हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह एनर्जी का बाल तृप्ति तक पहुंचने से पहले आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। साथ में बॉस, जिसने वह एनर्जी का बाल तृप्ति की ओर छोड़ा था, वह भी धीरे धीरे मरने लगता है। उसकी बॉडी हवा में वेपराइज होने लगता है और वह जोर से चिल्लाता है, बॉस, यह मेरे साथ कैसे हो रहा है? मैं मर रहा हूँ। तृप्ति इस चीज को देखकर काफी हैरान थी कि अभी क्या हुआ और किसने ये सब किया। तृप्ति के अलावा जो 4 लोग छत पर थे, वे भी हैरान थे कि यह सब क्या हुआ और किसने इस बॉस को इस तरीके से मार दिया। बॉस मरते हुए कहता है, बॉस, कैसे कैसे हुआ ये? उसके चेहरे पर हैरानी, निराशा, पछतावा और भी कई तरह के इमोशन थे। जो लोग वहां मौजूद थे और इस नज़ारे को देख रहे थे, उन सभी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा शौक, हैरानी और अविश्वास के एक्सप्रेशन थे। उन चारों लोगों और तृप्ति के चेहरे पर भी यही भाव थे। वे सभी सोचते हैं कि इसे किसने मारा। आखिर कौन था जिसने तृप्ति को अभी घायल होने से बचाया और उसने बॉस को भी मार दिया? आखिर कौन था वह इंसान जिसने ये सब किया है और यह अटैक कहाँ से आया था? जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।
अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।